हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश गोदारा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने 100 मीटर का वर्कआउट खुद बना सकते हो। मुझे काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर आप बता दीजिए 100 मीटर का वर्कआउट कि हम लोग कैसे हमारी स्पीड को बढ़ा पाएँ। लेकिन मैं सबको वर्कआउट नहीं दे पाता हूँ क्योंकि जो वर्कआउट रहता है वो ऐसे हर किसी को नहीं दे सकते। अब अगर मुझसे 10 लोग वर्कआउट मांग रहे हैं और मैं सबको एक ही वर्कआउट दे दूंगा तो सबको एक जैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जो वर्कआउट रहता है वो हर एक एथलीट के लिए अलग होना चाहिए क्योंकि हर एक एथलीट की कमियां अलग होती है, हर एक एथलीट का कंपटीशन का टाइम अलग होता है, हर एक एथलीट की एज, हाइट, वेट सब चीज़ें अलग रहती हैं। जैसे अगर किसी एथलीट का कंपटीशन अभी 1 महीने में है तो उसको स्पीड वर्कआउट करना चाहिए, और अगर किसी एथलीट के पास अच्छा खासा टाइम है तो उसको अलग तरह का वर्कआउट करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से मैं सबको वर्कआउट नहीं देता हूँ। जैसे यूसेन बोल्ट है, यूसेन बोल्ट को आपने कभी भी स्क्वाट्स करते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि यूसेन बोल्ट को स्काइलोसिस था जिसमें उनका एक पैर बड़ा और एक पैर छोटा था, तो इस कंडीशन में उनके लिए स्क्वाट्स कर पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो स्क्वाट्स नहीं करते थे। फिर भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उनका जो वर्कआउट था वो उनकी कंडीशन के हिसाब से बनाया गया था। मैं आपको वर्कआउट तो नहीं दूंगा, लेकिन आज की जो एक क्लास रहने वाली है इस पूरे क्लास में मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको हर एक चीज़ सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना वर्कआउट खुद बना पाओगे। अब हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी लगेगी, लेकिन हम लोग 2 घंटे 3 घंटे वेब सीरीज मूवीज देखने में निपटा देते हैं। उसकी जगह अगर आप ये टाइम इस वीडियो को दोगे तो फिर आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी बताया था कि जैसे एक बंदर है, बंदर को अगर हम बनाना देंगे और मनी देंगे, मतलब बंदर को हम पैसे भी दे रहे हैं और केले भी दे रहे हैं, तो बंदर क्या लेगा? केले लेगा। बंदर को पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंदर को ये चीज़ नहीं पता कि अगर वो पैसे ले लेगा तो उससे वो और भी ज़्यादा केले खरीद सकता है। ऐसे ही मैं आपको बंदर तो नहीं बोल रहा, लेकिन ज़्यादातर एथलीट्स क्या करते हैं, ये केले के पीछे भागते हैं। जैसे कि वर्कआउट, सिर्फ वर्कआउट दे दो, हमें कोई भी वर्कआउट दे दो, हम वर्कआउट कर लेंगे। लेकिन जो मतलब मेन चीज़ है वर्कआउट बनाते कैसे, अगर वो एथलीट इस चीज़ को सीख लेंगे तो एथलीट को और ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग 7 चैप्टर्स पढ़ेंगे। ऐसे कोई बुक में ये चैप्टर्स नहीं है, ये चैप्टर मैंने खुद इस वीडियो के लिए बनाया है। जो सबसे पहला चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग जानेंगे अबाउट 100 मीटर, मतलब जो 100 मीटर है, 100 मीटर के इवेंट को हम अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग 100 मीटर का वर्कआउट प्लान बनाना सीखेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियोस में डालूंगा उसमें हम लोग बाकी इवेंट्स के बारे में भी देखेंगे। जो दूसरा चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वालिटीज़, कि हमें कौन सी फिजिकल क्वालिटीज़ चाहिए रहेंगी ताकि हम 100 मीटर के टाइम को इंप्रूव कर पाएं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 100 मीटर को क्या चाहिए, मतलब 100 मीटर क्या एक इवेंट है और जो ये इवेंट है इस इवेंट की डिमांड्स क्या है, ये इवेंट हमसे क्या चाहता है। फिर सेकंड चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम हमारी फिजिकल क्वालिटीज़ को कैसे डेवलप करें, कौन सी फिजिकल क्वालिटीज़ हमें ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि हमारे 100 मीटर का टाइम इंप्रूव हो। जो थर्ड चैप्टर रहेगा वो रहेगा बॉडी कॉम्पोजिशन और एनर्जी सिस्टम। बॉडी कंपोजिशन में हम लोग ये समझेंगे कि अगर एक 100 मीटर का एथलीट है तो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होना चाहिए। फिर एनर्जी सिस्टम में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप के एनर्जी सिस्टम रहते हैं, और ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता रहती है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि इस वर्कआउट में से ये चीज़ हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे कोच क्या करते हैं, 100 मीटर एथलीट को बोलते हैं 300 मीटर की रेपिटेशन लगाओ, 500 मीटर की रेपिटेशन लगाओ, लेकिन अगर आप एक बार ये टॉपिक को समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है हमारे लिए। बहुत सारे कोच क्या करते हैं, 100 मीटर के एथलीट को बोलते हैं कि जाके 300 मीटर लगाओ, 400 500 मीटर इतने डिस्टेंस की रेपिटेशंस लगाओ, लेकिन अगर आप एक बार एनर्जी सिस्टम्स को समझ लोगे तो उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है 100 मीटर एथलीट के लिए। अब जो फोर्थ चैप्टर रहेगा इसमें हम लोग ग्राफ्स देखेंगे। कुछ ग्राफ्स रहते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपको समझना। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा इस चीज़ को। फिर जो फिफ्थ चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्कआउट, कि कितने तरह के वर्कआउट होते हैं, ट्रैक पे कौन से वर्कआउट हम कर सकते हैं, जिम में कितने तरह के वर्कआउट होते हैं, प्लायोमेट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फिर 6th चैप्टर रहेगा प्लानिंग का, और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग वर्कआउट को कैसे प्लान करते हैं, मतलब मैक्रो साइकिल, माइक्रो साइकिल क्या होता है और ट्रेनिंग के सेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। लेकिन प्लानिंग पे आने से पहले हम लोग को ये सब चीज़ें समझनी होंगी, हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तभी जाके हम लोग अच्छे से प्लानिंग को कर पाएंगे। और 7th चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा व्हाट इफ प्लान फेल्स, मतलब अगर आपका जो प्लान है, प्लान के अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि आपने प्लान किया था कि आप 5-6 महीने तक ये वर्कआउट को करोगे और जब आपका 6ठा महीने का वर्कआउट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका कंपटीशन आ जाएगा, लेकिन अगर आपका कंपटीशन पहले हो जाता है, प्रीपोन हो जाता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तब आप क्या करोगे, अगर बीच में आपको कहीं जाना पड़ गया, आप 1 महीने का वर्कआउट नहीं कर पाओगे, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब हम लोग 7th चैप्टर में देखेंगे। एक बार हम लोग इसे और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 मीटर की क्या डिमांड्स है, 100 मीटर हमसे क्या चाहता है। फिर हम फिजिकल क्वालिटीज़ देखेंगे कि हमें हमारे फिजिकल क्वालिटीज़ को कैसे डेवलप करना है, कौन सी क्वालिटीज़ हमें चाहिए। फिर हम लोग बॉडी कंपोजिशन देखेंगे और एनर्जी सिस्टम। फिर हम ग्राफ्स देखेंगे जिनकी मदद से हम लोग प्लानिंग को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे।
और फिर हम देखेंगे वर्कआउट प्लान। फिर हमने इन सब चैप्टर्स को पढ़ के जो नॉलेज गेन करी है उस नॉलेज को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और एंड में हम लोग कुछ प्रिकॉशंस देखेंगे कि अगर हमारा जो प्लान है वो फॉलो नहीं हो पाता है तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में हमें ये देखना है कि 100 मीटर को हमसे क्या चाहिए। 100 मीटर क्या है, एक इवेंट है जिसमें आप लोग एक स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक रेस करते हो। मतलब 100 मीटर एक डिस्टेंस है और आपको ये जो डिस्टेंस है इसको कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करना है। अब जो स्पीड रहती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर एक एथलीट है वो 100 मीटर को 20 सेकंड में कवर कर रहा है, ठीक, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये एथलीट क्या करता है, 100 मीटर को 10 सेकंड में कवर करने लगता है, मतलब पहले वो 20 सेकंड में कर रहा था फिर वो 10 सेकंड में करने लगा, मान लेते हैं हम लोग ये चीज़, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टाइम पहले 20 था, टाइम 10 हो गया, तो क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई। मतलब क्या होता है, अगर हमारा जो टाइम है, टाइम हमारा अगर कम होता है तो फिर हमारी जो स्पीड है, स्पीड बढ़ जाती है। और इसका उल्टा भी होगा, अगर हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हमारा जो टाइम है, टाइम भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर आपको 100 मीटर का टाइम कम करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है रेट ऑफ डूइंग थिंग, मतलब आप किसी चीज़ को कितने जल्दी कर पाते हो। अगर आप यहाँ से यहाँ तक जल्दी पहुँच जाओगे तो आपको जो टाइम है, टाइम कम हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, सबको पता होगी ये, मतलब कॉमन सेंस वाली चीज़ है। लेकिन कब ये चीज़ें सिंपल से आपको मुश्किल लगने लगेंगी आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ध्यान से सुनते जाना जो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे 100 मीटर क्या होता है, 0 से लेके 100 मीटर तक रहता है। 0 से यहाँ पे हो गया 100 मीटर। 100 मीटर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 0 से 40 मीटर मान लो, 40 तक एक्सेलरेशन, 40 से 80 तक मैक्स वेलोसिटी और 80 से 100 तक डी एक्सेलरेशन। 0 से 40 क्या होता है, एक्सेलरेशन, 40 से 80 रहता है मैक्स वेलोसिटी और 80 से 100 तक रहता है डी एक्सेलरेशन। अब ये तीनों अलग अलग कलर से लिखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ग्रीन मतलब हमारी स्पीड बढ़ रही है, ब्लू मतलब हमारी स्पीड मेंटेन है और रेड मतलब हमारी स्पीड कम हो रही है। जब हम रेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हमारी स्पीड बिल्कुल जीरो रहती है क्योंकि हम लोग एक रेस्ट की पोजीशन पे रहते हैं। जब हम ब्लॉक्स पे रहते हैं तब हमारी स्पीड जीरो रहती है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है हमारी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक पॉइंट आता है जब हमारी स्पीड और नहीं बढ़ती है और उसी स्पीड से हम लोग कुछ टाइम तक दौड़ते रहते हैं, फिर एंड में आके हमारी स्पीड हल्की हल्की कम होने लगती है। ये जो डी एक्सेलरेशन है एकदम से नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्पीड कम नहीं जाती, हल्की हल्की कम होती है। अब अगर हमें हर एक पार्ट में हमारी स्पीड को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को हमें फास्ट करना पड़ेगा। मतलब हमें कोशिश करना है कि हम हमारी टॉप स्पीड पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। फिर मैक्स वेलोसिटी में हमें क्या करना है, हमें हमारी मैक्स वेलोसिटी को बढ़ाना है। हमें कोशिश करना है कि हमारी जो टॉप स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और डी एक्सेलरेशन को क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है। मतलब हमें कोशिश करना है कि हमारी स्पीड कम से कम हो। मतलब स्पीड कम होगी ये तो पक्का है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि जो स्पीड कम हो रही है वो कम स्पीड कम हो। जैसे अगर दो एथलीट हैं तो 40 मीटर पे सबसे आगे कौन होगा, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये आगे होगा और ये थोड़ा सा पीछे होगा। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो सबसे पहले अपनी टॉप स्पीड पे पहुँच जाएगा। अब इसका एक्सेलरेशन तेज था इसलिए ये जल्दी पहुँच गया, लेकिन मान लेते हैं कि इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, 80 मीटर पे हो सकता है ये बराबर हो या फिर ये इसके आगे भी आ सकता है। और हम लोग ये मान लेते हैं कि इसका डी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है, ये काफ़ी जल्दी थक जाता है, टाइट हो जाता है, तो इसकी स्पीड कम होने लगती है। और इसका डी एक्सेलरेशन खराब नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट कौन आएगा, ये आएगा। मतलब एक अजम्पशन है, इसकी जो टॉप स्पीड है, ये वाला एथलीट है, इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, ये 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड कम है, ये सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड कम है और इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये जीत सकता है अगर इसका एक्सेलरेशन तेज हो और ये अपनी स्पीड को कम ना होने दे। मैं आपको बार बार ये चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अब 2-3 चीज़ें और रहती है 100 मीटर में, लेकिन वो सेकेंडरी रहती है, हम उन्हें भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा ब्लॉक स्टार्ट होता है। हमें ब्लॉक स्टार्ट को फास्ट करना पड़ेगा, हमारा रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए, क्योंकि भले हम लोग 100 मीटर को अच्छे से दौड़ ले, लेकिन अगर हमारा ब्लॉक स्टार्ट खराब है तो हम लोग स्टार्टिंग में ही थोड़ा पीछे हो जाएंगे बाकी एथलीट से, और इस कंडीशन में 100 मीटर को कवर कर पाना, हमारा बेस्ट दे पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए हमें ब्लॉक स्टार्ट को इंप्रूव करना है। फिर दूसरी चीज़ होती है ट्रांजिशन। एक्सेलरेशन और मैक्स वेलोसिटी के बीच में एक ट्रांजिशन वाला फेज होता है जिसमें हमारी बॉडी स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन में ऐसे जाती है, फिर धीरे धीरे हम लोग खड़े होने लगते हैं।
अब जो ट्रांजिशन है ये एकदम स्मूथ होना चाहिए। अगर आप एकदम से खड़े हो जाओगे तो आपकी स्पीड थोड़ी बहुत अफेक्ट होती है इस कंडीशन में। फिर अगला पार्ट यहाँ पे रहता है टेक्निक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज़ की वैल्यू कम होना। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी टेक्निक खराब होने लगती है। कुछ एथलीट रहते हैं जो 80 मीटर तक अच्छा फॉर्म मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन एंड में जब आप थक जाते हो, फटीग होता है मसल्स में, तो कुछ एथलीट्स की टेक्निक खराब होने लगती है, उनकी अपर बॉडी आगे की तरफ ज़्यादा झुकने लगती है। तो हमें ये टेक्निक का जो डेप्रिसिएशन है, हमारी टेक्निक को खराब होने से बचाना है। और एंड में 100 मीटर पे रहता है फिनिशिंग। इस टाइम पे हम लोग हमारी अपर बॉडी को आगे लेके जा सकते हैं ताकि हम लोग जल्दी से फिनिश लाइन पे पहुंच पाए। लेकिन हमें ये चीज़ फिनिशिंग में करनी है, कुछ एथलीट से पहले ही करने लगते हैं जिसकी वजह से उनका टाइम खराब हो सकता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपको ये सिंपल लग रहा है अभी तक। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा ब्लॉक स्टार्ट फास्ट होना चाहिए, हमारा रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए, हमें जल्दी से रिएक्ट करना है। एक्सेलरेशन में हमें हमारी टॉप स्पीड पे जल्दी से पहुंचना है, हमारा ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए, हमारी टॉप स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर हमारी टेक्निक खराब नहीं होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी है कि हम हमारी स्पीड को ज़्यादा टाइम तक मेंटेन कर पाएँ और एंड में हमें अच्छे से फिनिशिंग करना है। हमें कुछ नहीं करना, 100 मीटर को अच्छा करने के लिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अब अगर हमें इन सब चीज़ों को इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें कुछ फिजिकल क्वालिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा और उसी के बाद हम लोग ये चीज़ कर पाएंगे। जैसे यूसेन बोल्ट ने जब रनिंग स्टार्ट किया होगा तब वो ऐसा कुछ दिखता होगा, लेकिन फिर एंड में जाके वो थोड़ा बहुत मस्कुलर हो गया, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आए इस एथलीट की बॉडी में, तब जाके उसका जो 100 मीटर का टाइम है वो क्या हुआ, कम हुआ। तो हमें हमारी बॉडी को चेंज किस तरीके से करना है, ये जो चेंज है ये कैसा चेंज होना चाहिए, हमें कैसे हमारी बॉडी को चेंज करना है, वो सब हम लोग अभी अगले वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। अब 100 मीटर के टाइम को कम करने के लिए हमें सबसे बड़ा चेंज क्या चाहिए, हमें हमारी स्पीड को बढ़ाना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, हमें सिर्फ स्पीड पे ध्यान देना है। अगर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी तो 100 मीटर का टाइम अपने आप कम हो जाएगा। अब ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा हमारी स्ट्रेंथ पे। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप कितना ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हो। इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप कितना फोर्स लगा पा रहे हो। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है कि स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप कितना फोर्स लगा पा रहे हो। फोर्स क्या होता है, कितना प्रेशर या फिर कितनी ताकत आप किसी चीज में एक्सर्ट कर पा रहे हो। जैसे जब हम स्क्वाट्स करते हैं, जिस एथलीट के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा वजन से स्क्वाट्स कर पाएगा। अगर दो लोग हैं, दोनों का वजन 80 किलो है, लेकिन उनमें से एक मोटा है और एक थोड़ा हेल्दी है, बॉडी बिल्डर टाइप है, तो दोनों में से कौन स्क्वाट्स कर पाएगा 100 किलो से, ये स्क्वाट्स कर पाएगा, लेकिन ये स्क्वाट्स नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वजन दोनों का सेम है, लेकिन ये ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है, ये जमीन में ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तभी जाके स्क्वाट्स कर पा रहा है। ये नहीं बोल सकता कि ये वजन काफी ज्यादा भारी है उसके लिए, क्योंकि इसके लिए तो भारी नहीं है, ये तो कर पा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है। जो ज्यादा फोर्स लगाता है उसके अंदर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ के बाद हमें एक और चीज चाहिए और वो होती है पावर। स्ट्रेंथ और पावर दोनों एकदम अलग चीज होती है, लेकिन लोगों को इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता होता है। लेकिन इस वीडियो में जो 4th चैप्टर रहेगा उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ और पावर के बीच का डिफरेंस। अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। पावर होता है रेट ऑफ अप्लाइंग फोर्स, मतलब स्ट्रेंथ क्या होता है कि हम लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं, और पावर क्या होता है कि हम लोग फोर्स कितनी ज़्यादा स्पीड में लगा पा रहे हैं। अगर हम लोग ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और वो भी पावर के साथ, मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स ग्राउंड पे लगाएंगे, तो हमारी स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगी। इसके साथ में हमें चाहिए रहेगी स्पीड एंड्योरेंस, मतलब हमें हमारी स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि हमारी स्पीड एंड में जाके कम ना हो। अगली चीज़ जो हमें इंप्रूव करनी होगी वो होगी हमारी टेक्निक। हमें हमारी टेक्निक को भी इंप्रूव करना होगा, तभी जाके हमारी स्पीड बढ़ेगी। अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर लगा रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें हमारी टेक्निक को इंप्रूव करना पड़ेगा। टेक्निक को इंप्रूव करने का ये मतलब होता है कि आप सही तरीके से फोर्स लगाना सीख जाओ। आपको बेसिक्स एकदम क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। स्ट्रेंथ हमें क्यों चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना है, क्योंकि जितना फोर्स हम ग्राउंड में लगाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग आगे जाएंगे। अब पावर क्यों चाहिए, स्ट्रेंथ हो गई तो पावर क्यों चाहिए। स्ट्रेंथ क्या होती है कि आप कितना फोर्स लगा पा रहे हो। जो पावर लिफ्टर रहते हैं, जो वेट लिफ्टर रहते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा पाते हैं। लेकिन पावर क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम टाइम में लगानी है। स्पीड एंड्योरेंस क्यों चाहिए, ताकि हमारी स्पीड कम ना हो। अब टेक्निक अच्छी क्यों नहीं चाहिए, ये लोगों को पता ही नहीं है कि टेक्निक अच्छी क्यों होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को तो ये लगता होगा कि टेक्निक सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि लोगों को देख के मजा आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें हमारी टेक्निक को इंप्रूव इसलिए करना है क्योंकि टेक्निक इंप्रूव होगी तो हम लोग सही तरीके से स्ट्रेंथ और पावर को यूज कर पाएंगे। टेक्निक होता है किसी चीज को करने का सही तरीका। अगर मैं दीवार में कील ठोकने की कोशिश करूंगा, अगर मैं उसको सीधा रख के सीधा ठोकूंगा तब जाके वो अच्छे से ठोकेगी। अगर मैं कील को ही टेढ़ा पकड़ूंगा, हथौड़ा किसी और डायरेक्शन में मारूंगा,
तो जो हमारा गोल है वो अचीव नहीं होगा, हम लोग उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएंगे दीवार में। सेम वैसे ही दौड़ते टाइम होता है, अगर आप अपने पैर को किसी भी तरीके से रखोगे, आपका आर्म एक्शन कुछ भी होगा, तो ऐसे में आप अपनी स्ट्रेंथ और पावर को सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। अगली चीज हमें चाहिए एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती। ये पहले की 4 चीजों के जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर चाहिए। अगर ये अच्छा होता है तो फिर आपका जो एक्सेलरेशन है वो काफी ज्यादा फास्ट हो सकता है, लेकिन ये काफी हद तक एक एथलीट के जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे, हम लोग इसको जरूर इंप्रूव कर सकते हैं। भले आपके जेनेटिक्स खराब हो सकते हैं, लेकिन आप हर एक चीज को कुछ हद तक इंप्रूव जरूर कर सकते हो। अगली चीज हमें चाहिए एक्सप्लोसिवनेस। एक्सप्लोसिवनेस क्या होता है कि हम लोग कोई भी मूवमेंट को काफी ज्यादा स्पीड और पावर के साथ कर पा रहे हैं, जैसे कि बॉक्स जंप हो गया, ब्रॉड जंप हो गया। ये सब एक्सरसाइजेस में हम क्या करते हैं, काफी जल्दी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको एक्सप्लोसिवनेस भी चाहिए। अब इसके बाद और कुछ चीजें भी हैं जो आपको चाहिए, जैसे कि मोबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी। ये सब चीजें भी आपको चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्पीड को इंप्रूव करने में। अब इसमें मोबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब है कि आपके जॉइंट्स कितना फ्रीली मूव कर पा रहे हैं और आप अपने जॉइंट्स को यूज करके अच्छे खासे रेंज ऑफ मोशन में फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसका मतलब है कि आप अपने ब्रेन से अपनी बॉडी को कितने अच्छे सिग्नल्स भेज पा रहे हो। जैसे कि ड्रिल्स होती है, बहुत सारे एथलीट के साथ क्या होता है, उनको कोई नई ड्रिल सिखाने की कोशिश करते हो, जल्दी से ड्रिल सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन खराब है। आपका कोऑर्डिनेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा, आप नई चीजों को सीखोगे। और कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि आप नई चीजों को सीखने की कोशिश करो। बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, आप जिस चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उस चीज में उतने ज्यादा बेटर होते जाओगे। आप स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टेक्निक की प्रैक्टिस करोगे तो टेक्निक इंप्रूव होगी, एजिलिटी बढ़ाने की कोशिश करोगे तो एजिलिटी बढ़ जाएगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है तो फिर नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, नई चीज़ें सीखोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन अपने आप इंप्रूव होगा। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एक नॉर्मल इंसान से तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए आपको। और अगली चीज़ है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि बैलेंसिंग, आपके बॉडी का बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो तो फिर वो भी आपको स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब हमें ये सब फिजिकल क्वालिटी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे कि स्टेमिना कहीं पे भी नहीं है, स्टेमिना की हमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप ये वीडियो देखते हुए एक कॉपी लेके बैठे हो और पेन से सब चीज नोट कर रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको ये वीडियो में सब एक्सप्लेन किया और बाद में जाके आप ये सब चीजों को भूल जाओगे। अगर आप ये सब चीज़ें लिखोगे और इसे याद करने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएंगी। फिर आप जब अपना वर्कआउट खुद बनाओगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। किसी भी इवेंट को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी अप्रोच रहती है, जिनको यूज़ करके हम लोग जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हमने ये देख लिया कि 100 मीटर में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, एक्सेलेरेशन, मैक्स वेलोसिटी और डी एक्सेलेरेशन, ब्लॉक स्टार्ट रहता है, ट्रांजिशन रहता है। फिर हमें समझ में आ गया कि अगर हम इन सब चीज़ों को इंप्रूव करेंगे तो हमारे 100 मीटर का टाइम इंप्रूव होगा। उसके बाद हमने कुछ फिजिकल क्वालिटीज देख ली कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, स्पीड, एंड्योरेंस। अब ये दूसरी अप्रोच थी। अब हम लोग एक और अप्रोच से देख लेते कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी। अगर हमें स्पीड को बढ़ाना है तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। हमें हमारी स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा और हमें हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्राइड लेंथ क्या होता है कि दौड़ते टाइम आपका जो एक कदम है वो कितना लंबा है, और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपने कदम कितने ज्यादा स्पीड से ले रहे हो, मतलब 1 सेकंड में आपने कितने स्टेप्स ले लिए। अब जो हमारी रनिंग की साइकिल रहती है उसमें भी क्या होता है, 2 फेजेस रहते हैं। एक तो स्टैंस फेज रहता है और एक फ्लाइट फेज रहता है। स्टैंस मतलब वो पार्ट जब आपका जो पैर है वो जमीन पे रहता है, और फ्लाइट मतलब वो पार्ट जब आप हवा में रहते हो। ये 2 ही चीजें होती हैं, या तो हम लोग जमीन पे रहते हैं या फिर हम लोग हवा में रहते हैं। तो जो स्ट्राइड लेंथ है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, जो हमारा स्टैंस फेज रहता है उस पर डिपेंड करती है। मतलब जब हमारा पैर जमीन पे रहता है तब हम लोग फोर्स लगाएंगे, उसी से हम लोग आगे जाएंगे। अगर हम लोग हवा में, तो हवा में हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं सकते जिससे हम लोग और आगे चले जाएं। तो अगर हमें हमारी स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें हमारे स्टैंस फेज पे ध्यान देना पड़ेगा। अब स्टैंस फेज क्या होता है, जब हमारा पैर जमीन पे रहता है। जमीन पे हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी स्ट्राइड लेंथ लंबी हो जाए। हम एक ही चीज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे हम लोग उतना ज़्यादा आगे जाएंगे। तो स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने के लिए हमें ग्राउंड को पुश करना पड़ेगा। अब अगर हमें ग्राउंड को पुश करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगी, स्ट्रेंथ और पावर चाहिए। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना है कम से कम स्पीड में। अब स्ट्रेंथ और पावर को आप कैसे बढ़ा सकते हो, मसल से। आपके मसल की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी स्ट्रेंथ और पावर अच्छी होगी, तो आप ग्राउंड को ज़्यादा अच्छे से पुश कर पाओगे। ग्राउंड को अच्छे से पुश करोगे तो आपकी स्ट्राइड लेंथ बढ़ जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आपको अपनी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मेरे हिसाब से 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है ग्राउंड कॉन्टैक्ट और दूसरा है ट्रेल लेग। ट्रेल लेग मतलब दौड़ते टाइम आपका जो पीछे वाला पैर है, और ग्राउंड कांटेक्ट मतलब आप जमीन पे कितनी ज़्यादा देर के लिए रह रहे हो। हमें कोशिश करना है कि हमारा ग्राउंड कांटेक्ट टाइम कम से कम हो। ग्राउंड कांटेक्ट को क्या करना है, हमें कम से कम करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करने से हमारा ग्राउंड कांटेक्ट टाइम इंप्रूव हो सकता है। और जो ट्रेल लेग है, ट्रेल लेग मतलब दौड़ते टाइम ये हमारा पीछे वाला जो पैर रहता है, अगर हम इस पैर को आगे ज़्यादा स्पीड में ले आएंगे तो क्या होगा, हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो जाएगी। और अगर हमें हमारे पैर को पीछे से आगे ज़्यादा स्पीड में लाना है तो उसके लिए हमें हमारे हिप फ्लेक्सर की मसल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिप फ्लेक्सर्स और कोर। अगर हमारा कोर अच्छा है और हमारे हिप फ्लेक्सर की मसल स्ट्रांग है तो हमारा पैर पीछे से आगे ज़्यादा स्पीड में आ जाएगा। अब इन सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें हमारी टेक्निक को इंप्रूव करना है। जो टेक्निक है, टेक्निक क्या करेगी, इन सब चीज़ों को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमें स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाना है। स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने के लिए हमें ग्राउंड को ज़्यादा जोर से पुश करना है। ग्राउंड को पुश करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ और पावर ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और स्ट्रेंथ और पावर अच्छी करने के लिए हमें हमारे मसल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। जो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी है, इसको इंप्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी है। हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम कम से कम करना है, मतलब हमें ज़मीन पे कम से कम टाइम के लिए रहना है। हमें कोशिश करना है कि हम ग्राउंड पे जैसे ही पैर रख रहे हैं हमें तुरंत फोर्स लगा के हमारे पैर को ऊपर उठाना है। और हमें हमारे ट्रेल लेग को पीछे से आगे जल्दी लाना है, मतलब दौड़ते टाइम आपका पीछे वाला पैर आगे जल्दी आना चाहिए। और उसके लिए हमें हमारे हिप फ्लेक्सर्स और कोर की मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ग्राउंड कॉन्टैक्ट के लिए हमें प्लायोमेट्रिक्स करना है। और इन सब चीज़ों को एक साथ यूटिलाइज करने के लिए हमारी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको ये बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप किसी ऐसे रैंडम कोच के पास वर्कआउट कर रहे हो और वो आपको कुछ भी वर्कआउट करवा रहा है तो आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो कि इस चीज़ को करने से आपका 100 मीटर का टाइम कैसे इंप्रूव होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको हिप फ्लेक्सर की मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्वेश्चन आएगा एक कि क्यों करना है स्ट्रॉन्ग। अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा ट्रेल लेग पीछे से आगे जल्दी आएगा। अच्छा, तो पैर पीछे से आगे जल्दी आएगा तो क्या फ़ायदा होगा, हमारी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होगी। स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होगी तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसे आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो आपको सोचना होगा कि इस एक्सरसाइज को करने से आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। आई होप आपको पहला और दूसरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम थर्ड चैप्टर को देख लेते हैं और ये है बॉडी कंपोजिशन और एनर्जी सिस्टम्स। अब बॉडी कंपोजिशन दो वर्ड से जुड़ के बना है, बॉडी और कंपोजिशन। बॉडी का मतलब क्या होता है, आपका शरीर, और कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें, जैसे ABCD, मतलब जो भी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर है वो क्या हो गए, आपके बॉडी के कंपोनेंट्स हो गए। मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें किसी एक बड़ी चीज़ के अंदर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन। जैसे जो ये पीछे दीवार है, दीवार का कॉम्पोजिशन क्या होगा, इसके अंदर ईंट है, गिट्टी है, रेत है, सीमेंट है, ये सब चीज़ें इस दीवार के अंदर है। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, मतलब हमारी हड्डियाँ। और दूसरी चीज़ रहती है हमारे पास मसल्स। आपकी हड्डियों में जब मसल्स जुड़ेंगी और साथ में कुछ फैट, ये जुड़ के क्या बनेगा, आपकी बॉडी बनेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम रहता है, बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं, हार्ट, लंग्स, ये सब चीज़ें रहती हैं, ब्लड रहता है, वेन्स रहती है, ये सब चीज़ें रहती है। लेकिन मेनली हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। हमारी बॉडी में क्या रहता है, स्केलेटल सिस्टम रहता है, मसल्स रहती है, फैट रहती है। जो हमारी बॉडी है, बॉडी को आप ऐसे देखो कि कोई कार है और ये कार के ड्राइवर आप हो। कार आपकी है, कार के ड्राइवर आप हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप कार में किसको बिठा के लेके जा रहे हो। स्केलेटन सिस्टम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपको चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आपके बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। मतलब आपने कार्टून में देखा हो ना कि किसी एक बच्चे के पास में कार रहती है, जैसे कि डोरेमोन में सुनियो था, तो सुनियो के पास कार थी लेकिन वो नोबिता को नहीं बिठाता था क्योंकि उसे पसंद नहीं है नोबिता। तो वैसे ही कार आपकी है तो आपके ऊपर है कि आप किस किस को बिठाना चाहते हो। स्केलेटन सिस्टम आपको चाहिए, बिना स्केलेटन सिस्टम के आपके बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्यों, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर हड्डियाँ हैं। अगर मेरे शरीर के अंदर हड्डियाँ नहीं रहेंगी तो क्या होगा, मैं नीचे गिर जाऊँगा। आप इसको ऐसे देख सकते हो ना कि जैसे थैली रहती है और एक रहती है बॉटल। बॉटल और थैली दोनों प्लास्टिक से बनती है, लेकिन बॉटल का स्ट्रक्चर रहता है, थैली का स्ट्रक्चर नहीं रहता। अगर हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो हम लोग जैसे थैली रहती है वैसे नीचे गिर जाएंगे, हम लोग चल फिर नहीं पाएंगे। तो इसलिए स्केलेटन सिस्टम हमें चाहिए। मसल्स हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा मसल्स होंगी, जितनी मसल्स की क्वालिटी रहेगी, हम लोग उतना ज़्यादा क्या कर पाएंगे, फोर्स लगा पाएंगे। लेकिन जो फैट है, ये फैट क्या है, ये नोबिता जैसा है, अपने को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फैट आपको नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि फैट का कोई उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। फैट किसी भी तरीके से आपको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। स्केलेटन सिस्टम से आपको फ़ायदा होगा, मसल से भी आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा फैट रहेंगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि फैट हमें एनर्जी दे सकता है लेकिन फैट फोर्स प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करता है। जैसे अगर आप 100 मीटर दौड़ते हो तो आपने 100 मीटर को मान लेते हैं 12 सेकंड में कंप्लीट करा। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक स्लेड लेनी है और स्लेड के साथ 100 मीटर को कंप्लीट करना है, और स्लेड पे मैंने लगा दिया मान लो 20 किलो। अब स्लेड के साथ आप 100 मीटर कंप्लीट करोगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, मान लेते हैं कि 14 सेकंड आ गया। अब आपका टाइम कम क्यों हो गया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वेट है, ये एक्स्ट्रा वेट की वजह से आपका टाइम कम हो गया। अगर ये एक्स्ट्रा वेट नहीं होता तो आपका 100 मीटर का टाइम कम होता। तो सेम वैसे ही जो फैट रहता है वो क्या रहता है, हमारी बॉडी पे एक एक्स्ट्रा वेट रहता है
जिसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं स्प्रिंटिंग के टाइम पे। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमारा जो फैट है, फैट कम से कम हो। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमें मसल्स चाहिए और फैट नहीं चाहिए। अब आपको एक और चीज़ के बारे में जानना होगा और वो होता है BMI। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। BMI निकालने के लिए आपको अपने वेट को अपने हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मेरा वेट है 65 kg डिवाइडेड बाय हाइट। हाइट है 1.75 मीटर और इसका स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको अपना BMI कैलकुलेट करना है। अब अगर आपका BMI 20 से कम है तो फिर आपको अपना वेट बढ़ाना होगा। ठीक, वेट इंक्रीज़ करना है। और अगर 20 से 23 के बीच में है तो फिर ठीक है, और 23 से 26 के बीच में तो मतलब आइडियल। अगर आपको अपना BMI बढ़ाना या कम करना है तो उसके लिए हमें हमारे वेट को बढ़ाना या कम करना पड़ेगा, या फिर हम लोग हमारी हाइट को बढ़ा या कम कर सकते हैं। लेकिन हाइट को बढ़ाना या कम करना ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, वेट। अगर हमारा वेट बढ़ेगा तो हमारा BMI भी बढ़ेगा, और अगर हमारा वेट कम होगा तो BMI भी कम होगा। सबसे पहले आपको अपना BMI कैलकुलेट करना है। अगर वो 20 से 23 के बीच में है तो फिर वो ठीक है, BMI ठीक है, आपका जो वेट है वो नॉर्मल है। अगर 23 से 26 है तो फिर बढ़िया वेट है। हमें कोशिश करनी कि हमारा जो BMI है वो 23 और 26 के बीच में होना चाहिए। अगर 20 से 23 के बीच में तो ठीक ठाक है, और अगर आपका BMI 20 से कम है तो फिर आपको अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि ये एक एथलीट है, ठीक है, और इसमें जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर क्या है, इसकी मसल्स हैं। ये ग्रीन कलर की इसकी मसल्स हैं, और जो रेड कलर है, रेड कलर इसका फैट है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर की जो लाइंस है वो इसकी हड्डियां हैं, ग्रीन कलर जो है वो इसकी मसल्स है, और जो रेड कलर है वो इसका फैट है। अब मान लेते हैं कि इस एथलीट का जो BMI है, BMI इसका 20 से कम है। अगर इसका BMI 20 से कम है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसको अपना वेट बढ़ाना है तो ये क्या क्या बढ़ा सकता है, हड्डियों का साइज़ बढ़ा सकता है, मसल्स बढ़ा सकता है और फैट बढ़ा सकता है। जो हमारी बोन्स है उसका साइज़ या फिर वेट बढ़ाना हम लोग उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ फैट और मसल्स पे ध्यान दे सकते हैं। अब इसके पास दो ऑप्शन है अपना वेट बढ़ाने के लिए। पहला है कि ये अपने बॉडी का फैट बढ़ा ले, और दूसरा है कि अपने बॉडी में मसल्स बढ़ा ले। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमें जो फैट्स है फैट्स नहीं चाहिए, और जो मसल्स है मसल्स चाहिए। तो इसलिए अगर आपका BMI 20 से कम है तो आपको अपनी मसल्स को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपको अपनी मसल्स का साइज़ बढ़ाना है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो फिर उसके लिए आपको एक हाइपरट्रोफी का वर्कआउट करना पड़ेगा। अब ये हाइपरट्रोफी का वर्कआउट क्या होता है, ये एक ऐसा वर्कआउट होता है जो जिम में बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं ताकि उनकी मसल्स का साइज़ बढ़ पाए। इस टाइप के वर्कआउट में आपको अपने मसल्स को फटीग करना पड़ता है, मसल को डैमेज करना पड़ता है, उसी के बाद आपकी मसल्स ग्रो होती हैं। और अगर आपको हाइपरट्रोफी का वर्कआउट करना है तो उसके लिए आपको डेली जिम जाना पड़ेगा। हफ्ते में 6 दिन आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसमें भी आपको हर एक मसल को इंडिविजुअली टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो हाइपरट्रोफी है वो बढ़ेगी। और यहाँ पे आपका एक बहुत ही ज़्यादा मेन डाउट क्लियर हो जाता है, वो है कि बहुत सारे एथलीट ने मुझसे पूछा है कि क्या हम लोग डेली जिम कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन कब, अगर आपका जो BMI वो 20 से कम है। अगर आपका BMI 20 से 23 के बीच में तो आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो अगर आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेट है। अगर आपके कंपटीशन में 8-10 महीने का टाइम है और आपको लगता है कि आपको मसल गेन करने की ज़रूरत है, तो आप हाइपरट्रोफी वाला वर्कआउट कर सकते हो, और उसके लिए आपको डेली जिम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका BMI 23 के पास में है तो फिर आपको हाइपरट्रोफी के वर्कआउट के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली जिम नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ और पावर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और वो हम लोग हफ्ते में 2-3 दिन वेट ट्रेनिंग करके कर सकते हैं। और हमें एक और चीज़ का ध्यान देना है, जैसे कि ये जो एथलीट है इसको अपना वेट बढ़ाना है, और इसने अपना वेट बढ़ा लिया, लेकिन इसका वेट बढ़ तो गया, लेकिन वहीं पे इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ उतनी की उतनी है, तो फिर ये वेट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो हमें हमारी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना पड़ेगा। बिना स्ट्रेंथ के वेट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय खराब हो जाएगी। अब इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा, ठीक है, और वो है एनर्जी सिस्टम। अब एनर्जी सिस्टम क्या होता है, एनर्जी सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो करके हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एक एग्जांपल से समझेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे देश में अब 2 तरह की कार्स अवेलेबल होती है हमारे पास में। एक तो होती है इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, जिसको हम लोग चार्ज करते हैं और चार्ज करके हम लोग चला लेते हैं, और दूसरी होती है जो पेट्रोल या डीजल से चलती है। तो ये 2 तरह की कार रहती है। अब दोनों के अपने अपने बेनिफिट है। जैसे जो इलेक्ट्रिक कार रहती है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहता है इसको चलाना, जैसे मतलब पेट्रोल का खर्चा नहीं होता, आपको बस चार्ज करना है, और जो चार्ज करने का खर्चा आता है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। लेकिन वहीं पे इसको चलाने का जो खर्चा है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो डीजल है पेट्रोल है ये काफ़ी महंगा है, ठीक है। तो इस चीज़ में ये वाली कार अच्छी है, लेकिन इस कार को हम लोग ज़्यादा दूर नहीं लेके जा सकते।
जैसे कि मेरा घर जो है वो भोपाल में है, अगर मेरे को भोपाल से दिल्ली जाना है तो इलेक्ट्रिक कार को इतनी ज़्यादा दूर लेके जाना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। और वहीं पे जो पेट्रोल या डीजल वाली कार है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हर जगह पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने की फैसिलिटी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि किसी एक इंजीनियर ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसके अंदर 2 इंजन है। ठीक है, ये जो गाड़ी है इसके अंदर 2 इंजन है, एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला इंजन और एक है पेट्रोल वाला इंजन। तो अब ऐसी कार बनाने का क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि ये हमारा शहर है, अगर आपको ये शहर के अंदर ही अपनी गाड़ी को ऐसे ऐसे घुमाना है तो क्या होगा, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी से इस कार को चला सकते हो। ठीक है, मतलब घर से आप कहीं गए, घर वापस आ गए तो घर पे ही आ रहे हो आप, तो उसमें क्या होगा, आप डेली इसको चार्ज करो और चला लो, पेट्रोल डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपको अपने शहर से कहीं दूर जाना है, किसी और शहर जाना है और ये जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें क्या करोगे, आप पेट्रोल वाला इंजन से चला लोगे। आपने पेट्रोल डलवाया और यहाँ से यहाँ चले गए, मतलब एक ही कार में 2 चीज़ हो रही है, आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह भी चला सकते हो और पेट्रोल व्हीकल की तरह भी चला सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब अगर आपको एक कार को अपने घर के पास में ही चलाना है तो क्या आप उसको पेट्रोल डलवा के चलाओगे? कोई पागल ही ऐसा करेगा, क्योंकि अगर आपके घर पे बिजली आ रही है और वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है आपको, तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी से उसको चार्ज करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाना चाहिए, पेट्रोल डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस गाड़ी का जो इंजन है उसको चेंज कर सकते हो, कभी आपने इलेक्ट्रिक से चला लिया, कभी पेट्रोल से चला लिया। सेम वही सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। हमारी जो बॉडी है वो एक कार के जैसे ही एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। अब जैसे जो कार है, कार को अगर हमें चलाना है या फिर कार से कुछ भी काम लेना है तो कार में हमें एनर्जी डलवानी पड़ेगी। कार के पास एनर्जी होगी तभी जाके कार आगे चलेगी। अब वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में रहती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी रहती है, पेट्रोल के फॉर्म में भी एनर्जी रहती है। सेम वैसे ही हमारी जो बॉडी है, अगर हमें हमारी बॉडी से कोई काम करवाना है तो फिर हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिना एनर्जी के हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि वो एक कार थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी भी यूज़ हो सकती है और पेट्रोल वाली एनर्जी भी यूज़ हो सकती है। अगर आपको पास में चलाना है तो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी से चला लिया, अगर आपको दूर चलाना है तो फिर आपने पेट्रोल की एनर्जी से चला लिया। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम रहते हैं, पहला होता है एन एरोबिक और दूसरा होता है एरोबिक। तो ये 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? जो एन एरोबिक सिस्टम रहता है उसमें हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करती है, बॉडी के अंदर पहले से जो एनर्जी स्टोर्ड है उस एनर्जी को यूज़ करती है। वहीं पे जो एरोबिक एनर्जी सिस्टम है इसमें क्या होता है, बॉडी बाहर से ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। अगर आप कोई एक्सरसाइज 1 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड तक कर रहे हो तो फिर हमारा एन एरोबिक सिस्टम यूज़ होता है। वहीं पे अगर आप किसी एक्सरसाइज को 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट से ज़्यादा अगर आप किसी एक्सरसाइज को कर रहे हो तो उसमें एरोबिक सिस्टम यूज़ होता है। जैसे कि 5 किलोमीटर रनिंग, 5 किलोमीटर क्या आप 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लोगे? नहीं, वो एक्सरसाइज आपको काफ़ी लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी। तो इस टाइप की जो एक्सरसाइज रहती है उसमें हमारा एरोबिक सिस्टम यूज़ होता है। इसमें हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लेकिन वहीं पे जो एनएरोबिक सिस्टम रहता है इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बॉडी के अंदर पहले से जो एटीपी स्टोर रहता है उसी को यूज़ करके हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो अब आपको ये देखना है कि जो 100 मीटर है उसके लिए आपका कौन सा एनर्जी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। क्या आप 100 मीटर को कंप्लीट करने में 60 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लोगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो फिर हमें हमारे एरोबिक सिस्टम को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा? हमारे एनएरोबिक एनर्जी सिस्टम पे, क्योंकि हमारा जो 100 मीटर है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? 10-15 सेकंड के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा एनएरोबिक सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपका एनएरोबिक एनर्जी सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? इसके लिए आपको वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जिसमें हमारा एनएरोबिक सिस्टम यूज़ होता है। जैसे कि ब्रॉड जंप हो गया, ब्रॉड जंप करने में आपको 60 सेकंड नहीं लगेंगे, 1 सेकंड में ही आपकी वो जंप हो जाएगी। तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेस रहती है जिनमें काफ़ी कम टाइम लगता है वो हमें करनी होंगी, तब जाके हमारा एनएरोबिक सिस्टम इंप्रूव होगा। और अगर हमारा ये सिस्टम इंप्रूव होगा तब जाके हमारे 100 मीटर की स्पीड इंप्रूव होगी। जैसे बहुत सारे एथलीट ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी हमारा ऑफ सीजन है तो हम लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रनिंग करेंगे, 500 मीटर 600 मीटर ये डिस्टेंस की रेपिटेशन लगाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप 60 सेकंड से ज़्यादा किसी एक्सरसाइज को कर रहे हो तो उससे आपके एनएरोबिक सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी स्पीड उतनी इंप्रूव नहीं होगी। एरोबिक सिस्टम को इंप्रूव करने से बस आपकी जनरल फिटनेस इंप्रूव होती है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, जिसके थोड़े बहुत इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने पे, लेकिन जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा कम रहेगा अगर आप एरोबिक सिस्टम को ट्रेन करोगे। अब आपको एक और चीज के बारे में जानना होगा और वो होता है एनएरोबिक सिस्टम के बारे में। अब आपको एनएरोबिक सिस्टम के बारे में एक और चीज जाननी पड़ेगी और वो होता है कि ये भी 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है एनएरोबिक एलैक्टिक और एक होता है एनएरोबिक लैक्टिक। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे एनएरोबिक और एरोबिक में क्या फ़र्क था?
एनएरोबिक वो एक्सरसाइज रहती है जिसमें हम लोग 1 सेकंड से 60 सेकंड तक कोई चीज़ करते हैं, और एरोबिक क्या होता है जिसमें हम लोग 60 सेकंड से ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करते हैं। सेम वैसे ही एनएरोबिक इनएक्टिव क्या होता है, इसमें हम लोग 1 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक उस एक्सरसाइज को करते हैं, और एनएरोबिक लैक्टिक में क्या होता है हम लोग 9 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक इसी एक्सरसाइज को करते हैं। अगर आप किसी एक्सरसाइज को 1 सेकंड से लेके 8 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहे हो तो फिर आपका एनएरोबिक एलैक्टिक सिस्टम यूज़ हो रहा है। अगर आप किसी एक्सरसाइज को 9 सेकंड से 60 सेकंड तक कर रहे हो तो उसमें आपका एनएरोबिक लैक्टिक सिस्टम यूज हो रहा है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में आपकी बॉडी पहले से स्टोर्ड एनर्जी को यूज करती है, लेकिन इसमें बस एक फर्क आ जाता है, वो होता है लैक्टिक एसिड का। एलैक्टिक मतलब इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और लैक्टिक मतलब इसमें जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो जो 9 से 60 सेकंड के बीच में और उसकी इंटेंसिटी भी हाई है, तो ऐसी कंडीशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप 300 मीटर या 400 मीटर की रेपिटेशन लगा रहे हो और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में लगा रहे हो, तो क्या होता है जैसे ही वो रेस कंप्लीट होती है आपकी जो थाइज है, ग्लूट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा भर जाती है, आपको पेन होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जैसे मान लो आप स्क्वाट्स कर रहे हो, आपने 60 किलो अपने बैक के ऊपर लगा लिया, आपने 3-4 स्क्वाट्स करे, ठीक। अब जो 3-4 स्क्वाट्स है वो 8 सेकंड में बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसी वेट को यूज़ करके 20-25 स्क्वाट्स करोगे तो क्या होगा, 9 सेकंड से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा, और 9 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में अगर कोई एक्सरसाइज है और वो हाई इंटेंसिटी के है तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप हैवी वेट से काफ़ी ज़्यादा स्क्वाट्स कर रहे हो, 20-25 स्क्वाट्स कर रहे हो, तो आपके पैर कितने ज़्यादा भर जाएंगे। वो क्यों होगा, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होगा। आई होप आपको इन दोनों सिस्टम के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब इससे हमारी एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये जो लाइन है ये एक टाइमलाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया है, जैसे ही आपने दौड़ना स्टार्ट किया हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका टाइम 0 सेकंड होगा, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे पहुँच गए और स्टॉप वॉच पे टाइम हुआ 10 सेकंड, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आप यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे स्टॉप वॉच पे टाइम हो गया 30 सेकंड। फिर थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे टाइम हो गया मान लेते हैं 60 सेकंड, ठीक है। और जब आपने रनिंग करना स्टार्ट किया ना, आपने फुल एफर्ट पे, स्टार्टिंग से अपने फुल एफर्ट पे दौड़ना स्टार्ट किया, तो शुरू के जो 8 सेकंड है, मतलब यहाँ कहीं पे होंगे 8 सेकंड, आपकी बॉडी को एकदम से एनर्जी की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसलिए आपकी बॉडी ने कौन सा एनर्जी सिस्टम यूज़ किया, एनएरोबिक एलैक्टिक। आपकी बॉडी ने ये वाला सिस्टम यूज़ किया और एनर्जी प्रोड्यूस की, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड से दौड़ पाए और 8 सेकंड तक आप दौड़ते रहे उस स्पीड से, ठीक है। अब क्योंकि 8 सेकंड हो गए और आपका जो एनएरोबिक एलैक्टिक सिस्टम है वो थक चुका था, ये सिस्टम की मतलब लिमिट है, ये 8 सेकंड तक काम कर सकता है, उसके आगे ये काम नहीं कर पाएगा। तो अब दूसरे सिस्टम ने टेक ओवर कर लिया, कौन सा था, एनएरोबिक लैक्टिक। और ये कब तक चलेगा, 60 सेकंड तक चलेगा। एक काम करते हैं, 60 सेकंड यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे 5 मिनट मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही ये टाइम में ऐसे इक्वल मत मानना, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो 50 सेकंड है, यहाँ पे 5 मिनट कैसे हो गया, टाइम ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो अब 60 सेकंड तक आपकी बॉडी ने कौन सा सिस्टम यूज़ किया, एनएरोबिक एलैक्टिक, नहीं लैक्टिक। अब 60 सेकंड तक आपकी बॉडी इस सिस्टम को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन 60 सेकंड के बाद क्या होगा, ये सिस्टम भी थक जाएगा। उसके बाद कौन सा सिस्टम टेक ओवर करेगा, वो रहेगा एरोबिक सिस्टम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। हमने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया फुल एफर्ट पे, 8 सेकंड तक हमारा ये वाला सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 8 सेकंड के बाद 60 सेकंड तक हमारा ये सिस्टम प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। फिर 60 सेकंड के बाद हमारा एरोबिक सिस्टम ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर आपको अपना एरोबिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग रनिंग, ठीक। जो लॉन्ग रनिंग टाइप का वर्कआउट रहता है या फिर लॉन्ग रेपिटेशंस, 400 मीटर से ऊपर के जो भी रेपिटेशंस रहते हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम रहता है, हमारा एरोबिक सिस्टम। अगर आप इस तरह का वर्कआउट करोगे तो उससे क्या होगा, आपका ये वाला सिस्टम इंप्रूव होगा। लेकिन ये वाला जो सिस्टम रहता है कब काम आता है, जब आप 60 सेकंड से ज़्यादा की कोई एक्सरसाइज करते हो। लेकिन 100 मीटर क्या है, 10-15 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए हमें इस सिस्टम को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक और चीज़ देखो, जैसे कि ये जो 100 मीटर है, ये 100 मीटर का डिस्टेंस है 0 से लेके 100 मीटर तक। अब अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आपका टारगेट होगा 100 मीटर का, कि आपको 100 मीटर को इतने टाइम में कंप्लीट करना है। और कम से कम आप ये तो सोच ही रहोगे कि 11 सेकंड से कम में तो होना ही चाहिए। तो अगर आप 100 मीटर को 11 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। अब जो 11 है, 11 में सबसे पहले 8 सेकंड क्या होंगे, हमारा एनएरोबिक सिस्टम यूज होगा। 11 में जो सबसे पहले 8 सेकंड है इसमें क्या होगा, एनएरोबिक एलैक्टिक। और जो लास्ट के 2-3 सेकंड है इसमें क्या होगा, एनएरोबिक लैक्टिक, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 मीटर इतना बड़ा पार्ट है,
इसमें जो मैक्सिमम पार्ट है उसमें हमारा एनाएरोबिक लैक्टिक सिस्टम यूज हो रहा है, और जो लास्ट का थोड़ा सा बचा हुआ टाइम है उसमें हमारा एनाएरोबिक लैक्टिक सिस्टम यूज होता है। ठीक है, 8 सेकंड तक क्या होता है, हम लोग फुल एफर्ट पे दौड़ पाते हैं, फिर लास्ट में जाके हमारी बॉडी के अंदर ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी बॉडी में मसल्स भरने लगती है, आपकी मसल्स टाइट होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपका जो डी एक्सेलरेशन है वो होता है। अब अगर आप अपने एनाएरोबिक लैक्टिक सिस्टम को ट्रेन करोगे तो उससे एक चीज होगी, जब आप 100 मीटर दौड़ोगे तब फिनिशिंग के टाइम पे आपकी जो स्पीड है वो कम नहीं होगी। लेकिन ये तो बाद का पार्ट है, हमें सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, एनाएरोबिक लैक्टिक सिस्टम के ऊपर। इस सिस्टम को ट्रेन करने से आपके 100 मीटर का जो टाइम है वो पक्का कम होगा। लेकिन अगर आप इस चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे तो उससे आपके 100 मीटर के टाइम को कोई अफेक्ट नहीं होगा। अब आप अपने एनाएरोबिक लैक्टिक सिस्टम को कैसे ट्रेन कर सकते हो, उसके लिए आपको एक ही चीज करनी होगी, और वो है कि आपको वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिसको हम लोग 1 से लेके 8 सेकंड के बीच में कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करोगे तो उससे आपका ये सिस्टम इंप्रूव होगा, और अगर आपका ये सिस्टम इंप्रूव होगा तो आपका 100 मीटर का टाइम कम होगा। अब इसके बाद जो एनाएरोबिक लैक्टिक सिस्टम है, इसको ट्रेन करने के लिए आप हफ्ते में 1 दिन डेडिकेट कर सकते हो। हफ्ते में 1 से ज़्यादा दिन आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है, और जो एक दिन रहेगा उस दिन आप लॉन्ग रेपिटेशन लगा सकते हो, जैसे कि 150 मीटर, 200 मीटर। 200 मीटर से ज़्यादा जाने की कोशिश मत करना, लेकिन अगर आपका इवेंट 200 मीटर भी है तब जाके आप 300 मीटर या 350 मीटर के रेपिटेशंस लगा सकते हो। लेकिन जिसका इवेंट 200 मीटर है उसको भी एरोबिक सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 60 सेकंड से ज़्यादा रहता है। और इस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, और वो होता है सर्किट ट्रेनिंग। इसको इंप्रूव करने से आपकी स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, एंड्योरेंस सब चीज़ें इंप्रूव होती है एक ही साथ में। तो सर्किट ट्रेनिंग आप अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करना अगर आपको अपना एनाएरोबिक लैक्टिक सिस्टम इंप्रूव करना है। आई होप आपको ये 3rd चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 4th चैप्टर को देख लेते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग कुछ ग्राफ्स देखने वाले हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो 4th चैप्टर है, इसका जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स वेलोसिटी कर्व। आपको ये बड़े ध्यान से देखना होगा, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपके लिए वर्कआउट प्लान करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जो फोर्स वेलोसिटी कर्व है इसमें 2 एक्सिस होती है, ठीक है, ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। जो नीचे वाली एक्स एक्सिस है ये होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, कि आप किसी चीज़ को कितनी ज़्यादा स्पीड में कर रहे हो, और ये एक्सिस होती है फोर्स। फोर्स मतलब आपको पता है कि हम लोग कितनी ज़्यादा ताकत या फिर फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ में, मतलब किसी चीज़ में कितना प्रेशर लगा रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग फोर्स मान सकते हैं। वैसे प्रेशर का अलग फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैं जितने ज़्यादा जोर से इस उंगली को इस पे लगाऊंगा उतना ज़्यादा प्रेशर है, और जितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है उतना ज़्यादा क्या है, फोर्स है। अब इस पे हम लोग एक कर्व बनाते हैं, ठीक है, और ये होता है वो कर्व, ठीक है, यही होता है फोर्स वेलोसिटी कर्व। ये होता है फोर्स, ये है वेलोसिटी, और ये क्या है, कर्व। अब इस कर्व पे हम लोग 3 पॉइंट प्लॉट करते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर ये पॉइंट है, फिर ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट। अब अगर आपको ग्राफ समझ में आता है तो ये चीज़ आपको पता होगी, जैसे कि ये एक्सिस किसकी है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी मतलब स्पीड। इस ग्राफ में जितना हम लोग इस साइड जाएंगे हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, और वहीं पे ये वाली एक्सिस फोर्स की है, तो हम लोग इस लाइन के जितना ऊपर जाते जाएंगे फोर्स बढ़ते जाएगा। अब जो ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम। इस पॉइंट पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, और ये पॉइंट क्या है, नीचे है, और ये बीच में है, तो इन दोनों पॉइंट से ज़्यादा फोर्स हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स मिनिमम, और यहाँ पे फोर्स क्या होगा, मीडियम, मतलब ना कम ना ज़्यादा। सेम वैसे ही जो वेलोसिटी है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा उस साइड है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा होगी स्पीड, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, मीडियम, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम। क्यों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी वाला पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इस साइड है, तो इसकी स्पीड कम होगी। तो ये 3 पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है लेकिन जो स्पीड है, स्पीड सबसे कम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स सबसे कम है लेकिन जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। और इस पॉइंट पे क्या है, फोर्स भी मीडियम है, स्पीड भी मीडियम है, दोनों चीज़ बराबर है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं, कोई चीज़ कम नहीं है। ये होता है फोर्स वेलोसिटी कर्व। अब जो ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के नाम होते हैं, अब वो नाम रख देते हैं हम लोग। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट रहता है ये होता है स्ट्रेंथ, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट रहता है ये होता है स्पीड, और जो बीच का पॉइंट रहता है ये होता है पावर। काफ़ी सिमिलर वर्ड है और इनका मतलब यही होता है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो एक्सरसाइजेस जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है। अब स्पीड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, ये वो एक्सरसाइजेस होती है जिनको हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड में करते हैं लेकिन जो हम फोर्स लगाते हैं फोर्स काफ़ी कम लगाते हैं। और पावर क्या होता है, पावर वो एक्सरसाइजेस रहती है जिनमें हम लोग एक अच्छी खासी स्पीड भी लगाते हैं और एक अच्छा खासा फोर्स भी लगाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। जैसे स्ट्रेंथ का अगर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो वो होगा हैवी स्क्वाट। अगर आपने 100-150 किलो का वेट अपनी बैक पे रख लिया है और आप उससे फुल स्क्वाट कर रहे हो तो क्या होगा, आप नीचे तो चले जाओगे लेकिन जब आप ऊपर आओगे तब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा आपको ऊपर आने में। मतलब आपने देखा होगा बहुत बार वीडियो में कि जो एथलीट ने यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट रख लिया है और वो नीचे चले गया, लेकिन ऊपर आते हुए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा धीरे आ रहा है वो एथलीट। तो इस टाइप की जो एक्सरसाइज रहती है वो होती है स्ट्रेंथ वाली। स्पीड एक्सरसाइजेस क्या होगा, ये हो गया जैसे वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप आपको पता होगा, ठीक है, जैसे मतलब खड़े हैं तो खड़े खड़े हमने ऐसे जंप कर लिया, तो ये वर्टिकल जंप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग स्क्वाट्स के जैसे नीचे जा रहे हैं और स्क्वाट्स के जैसे ही ऊपर आ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, इस एक्सरसाइज में जो हमारी स्पीड है वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ऊपर आ रहे हैं और स्पीड में हम लोग ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग जंप कर पा रहे हैं। वहीं पे जो पावर है, इसका एग्जांपल हो गया स्क्वाट जंप, ठीक। स्क्वाट जंप में क्या हो गया, हमने वेट डाल लिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, 30-40 किलो है, नॉर्मल वेट है, और उस वेट को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वाट जंप कर रहे हैं। इस टाइप की जो एक्सरसाइज रहती है वो पावर वाली एक्सरसाइज होती है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, हमें हमारी स्पीड को बढ़ाना है। अब एक और चीज़ है कि जो एक कर्व रहता है ना, ये हर एक एथलीट का अलग होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक वाला कर्व है ये किसी एक एथलीट का है, और एक और एथलीट का हम कर्व मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब ये एथलीट का कर्व हमने बनाया तो इसका कुछ कर्व इस तरीके से बना, ठीक है। अब दोनों एथलीट में क्या डिफरेंस है, जो ब्लैक वाला एथलीट है इसकी स्ट्रेंथ कम है, पावर कम है, स्पीड भी कम है, लेकिन जो ये ग्रीन वाला एथलीट है इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है और स्पीड भी ज़्यादा है। अब हम लोग एक और एथलीट का कर्व बना के देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एथलीट यहाँ पे है, ठीक है। इस एथलीट की स्पीड क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला एथलीट का जो स्पीड वाला कॉम्पोनेंट है ये सबसे ज़्यादा दूर है। लेकिन मान लेते हैं कि इसका जो कर्व है कुछ ऐसा है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि उसका कर्व ऐसा है। इसकी पावर कम है, स्ट्रेंथ भी कम है, लेकिन फिर भी क्या है, स्पीड ज़्यादा है। ऐसा होता है कुछ एथलीट में, कुछ एथलीट की स्ट्रेंथ कम रहती है, लेकिन फिर भी क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से दौड़ पाते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है एथलीट के जेनेटिक्स पे, और कुछ एथलीट्स ऐसे रहते हैं जिनके जो टेंडेंस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनके अंदर इलास्टिक पावर रहती है, जिसकी वजह से नेचुरली वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से दौड़ पाते हैं बिना कोई वेट ट्रेनिंग किए। लेकिन हमें कोशिश क्या करना है, हमारा जो कर्व है, ठीक है, हमारा जो कर्व है वो मान लेते हैं ऐसा है, हमें हमारे कर्व को हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कर्व पहले था और हमारा कर्व एक ये बाद में बन गया। अगर आप अपने इस कर्व को ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट करते जाओगे तो क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। अब अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाने पे ध्यान दोगे ना, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये छूटती जाएंगी। आपको इन दोनों चीज़ों को भी लेके चलना पड़ेगा साथ में। जब तक हम हमारी स्ट्रेंथ और पावर को इंप्रूव नहीं करते हैं तब तक हमारी स्पीड को अकेले इंप्रूव करना थोड़ा मुश्किल रहता है। हमें कोशिश करना है कि हम इस कर्व को साथ में ऐसे आगे लेते जाएं। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप या तो सभी तीनों चीज़ों पे एक साथ ध्यान दे सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आपने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया, स्ट्रेंथ बढ़ गई तो पावर भी अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगी, पावर बढ़ गई तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ये भी एक तरीका है करने का। अब ये चीज़ हम लोग प्लानिंग वाले चैप्टर में देखेंगे कि आपको कौन सी अप्रोच को यूज़ करना है। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम देखें, हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ क्या होता है कि हम लोग कितना फोर्स लगा पा रहे हैं। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारी पावर भी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। और हमें ये तीनों चीज़ें बढ़ानी है, किसी एक चीज़ के ऊपर हमें अटक के नहीं रहना, हमें तीनों चीज़ें बढ़ानी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तीनों चीज़ों पे एक साथ ध्यान दे सकते हो। मतलब आप एक हफ्ते में अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हो, पावर को भी बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हो, स्पीड को बढ़ाने पे भी ध्यान दे रहे हो। और दूसरा तरीका है कि आपने एक महीने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दिया, जो दूसरे महीने आपने पावर को बढ़ाया, तीसरे महीने में आपने स्पीड को भी बढ़ाया। ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। दो तरीके अपने वर्कआउट को प्लान करने के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। मान लेते हैं कि आपका जो कंपटीशन है वो अगले एक महीने में, आपके पास सिर्फ एक महीने का टाइम है, तो आप ये तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलो। इस टाइम पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि एक हफ्ते आपने स्ट्रेंथ को किया, एक हफ्ते पावर, एक हफ्ते स्पीड। एक हफ्ते में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कम से कम 4-5 हफ्ते किसी एक चीज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके अगला जो फेज रहेगा उसमें अगली चीज़ पे उतना इम्पैक्ट आएगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप तीनों चीज़ों पे ध्यान दो, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, 8-10 महीने का टाइम है, तब आप इस तरीके से पीरियोडाइज कर सकते हो कि पहले आप स्ट्रेंथ का फेज रखोगे, उसके बाद पावर का फेज रहेगा और उसके बाद स्पीड का फेज रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ा अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इस चैप्टर का अगला जो मेन टॉपिक है वो है वॉल्यूम इंटेंसिटी का ग्राफ, ठीक। और आपको ये दोनों चीज़ें काफ़ी ध्यान से समझनी पड़ेंगी, ठीक है। वॉल्यूम और इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और ये क्या होती है, ठीक है। वॉल्यूम और इंटेंसिटी क्या होता है, अभी जैसे एक इंसिडेंट मेरे को अभी एकदम से याद आ गया। अभी कुछ टाइम पहले मैं स्कूल में जा रहा था पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, ऐसे मैथ्स पढ़ाता था वहाँ पे मैं। तो एक चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें मैंने एक बच्चे से पूछा कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, और उसने इतना मस्त जवाब दिया। उसने बोला कि आवाज़, मतलब जो मोबाइल की आवाज़ रहती है ना उसको वॉल्यूम बोलते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन हमारा जो ये वर्कआउट है या फिर मैथ्स है
इसमें वॉल्यूम का मतलब वो नहीं होता है। अब जो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं क्वांटिटी, और जो इंटेंसिटी है इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सिंपल शब्द है और मेरे को लगता है कि आपको ये पता होगा इनके बारे में। अब क्वांटिटी और क्वालिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हो। मान लेते हैं कि अपने पास दो लोग हैं, एक ये आदमी है और एक ये आदमी है। अब ये जो आदमी है ग्रीन वाला, इसके पास एक नोट की गड्डी है, ठीक है, ये इसके पास एक नोटों की गड्डी है। और ये जो लड़का है इसके पास क्या है, सिर्फ एक नोट है। इसके पास बहुत सारे नोट है, नोट की गड्डी है, इसके पास सिर्फ एक नोट है। ठीक, कितने नोट है इसके पास, एक। और इसके पास कितने हैं, मान लेते हैं इसमें 100 नोट है इसके, ये गड्डी के अंदर 100 नोट है। अब लेकिन इसके पास जो नोट है वो 10 रुपये के नोट हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये। इसके पास सिर्फ एक नोट है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 2000। तो इसके पास कितने हो गए, 2000 रुपये। इससे आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ये वाला जो नंबर है कि मतलब कितने नोट है, इसके पास सिर्फ एक नोट है, इसके पास 100 नोट है। तो ये वाला जो नंबर है ये क्या होता है, ये होता है क्वांटिटी की कितना है। और ये क्या है, ये वैल्यू है, ये होती है क्वालिटी। मतलब इसके पास जो एक नोट है इसकी क्वालिटी ज़्यादा है, इसके पास भले 100 नोट है लेकिन इसका जो एक नोट है उस नोट की जो क्वालिटी है या फिर उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसको हम लोग को वर्कआउट से रिलेट करना है। अब वर्कआउट में ये कैसे यूज़ होता है, जैसे वर्कआउट की भी वॉल्यूम और इंटेंसिटी होती है। सेम इन्हीं दोनों लड़कों का एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एथलीट है इसने भी वर्कआउट किया, इसने भी वर्कआउट किया, लेकिन इसने जो वर्कआउट किया वो क्या था, 1 किलोमीटर की 2 रेपिटेशन मान लो। इसने 1 किलोमीटर की 2 रेपिटेशन लगाई, कितना हो गया टोटल, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दौड़ा इसने पूरे वर्कआउट में। वहीं पे ये जो एथलीट है इसने क्या किया, 200 मीटर की 10 रेपिटेशन लगाई। 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो नंबर है ना, ये क्या है, वॉल्यूम। दोनों एथलीट सेम वॉल्यूम का वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक, वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने कितना वर्कआउट किया। जैसे इसने 2 किलोमीटर दौड़ा, इसने भी 2 किलोमीटर दौड़ा, दोनों का क्या है, वॉल्यूम से में दोनों ने बराबर वर्कआउट किया है। लेकिन इसने क्या किया, 1 किलोमीटर की रेपिटेशन लगाई और इसने 200 मीटर की रेपिटेशन लगाई। अब आप बताओ कि 1 किलोमीटर में स्पीड ज़्यादा होगी या फिर 200 मीटर में स्पीड ज़्यादा होगी। जब आप 200 मीटर करोगे तब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जब आप 1 किलोमीटर करोगे तब क्या होगी, स्पीड कम होगी। अब जो स्पीड है, स्पीड क्या हो गई, क्वालिटी। दोनों की वॉल्यूम सेम है लेकिन इसका जो वर्कआउट है इसकी क्वालिटी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि इसने ज़्यादा स्पीड में किया है। इसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं और वो होता है इंटेंसिटी। इस एथलीट के वर्कआउट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसके वर्कआउट की इंटेंसिटी कम है, लेकिन वर्कआउट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, सेम है। आई होप आपको जो इंटेंसिटी और वॉल्यूम है इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप उस वर्कआउट को कितनी ज़्यादा स्पीड में या फिर कितने ज़्यादा फोर्स लगा के कर रहे हो। अब हम लोग एक वॉल्यूम और इंटेंसिटी का ग्राफ समझ लेते हैं। ये जो नीचे वाला एक्सिस है वो क्या है, टाइम, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग है ये हम लोग मान लेते हैं ऑफ सीजन, और ये वाला है ये क्या हो गया, इन सीजन। रेड का मतलब हो गया वॉल्यूम, और जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब हो गया इंटेंसिटी। ये जो वाई एक्सिस है इसका मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू या फिर क्वांटिटी, जो भी आप समझो। जो वॉल्यूम रहती है ये ऑफ सीजन में ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे हमारा इन सीजन आता है हमारी वर्कआउट की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। लेकिन वहीं पे जो इंटेंसिटी है, ऑफ सीजन में इंटेंसिटी कम रहती है, और जैसे जैसे हमारा इन सीजन आता है हमारी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। ये प्रिंसिपल आपको हमेशा याद रखना है, आपको दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है। वर्कआउट की वॉल्यूम कंपटीशन के टाइम पे कम होगी और जो इंटेंसिटी है ये कंपटीशन के टाइम पे बढ़ जाएगी। एग्जांपल के लिए आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जब आपका ऑफ सीजन है तब आप 50 केजी से 10 स्क्वाट्स कर रहे हो, ठीक है, 50 केजी से 10 स्क्वाट्स कर रहे हो। अब जो नंबर है ये क्या हो गया, वॉल्यूम, कितने स्क्वाट्स कर रहे हो आप, 10, 50 क्या हो गया, इंटेंसिटी। वहीं पे जब आपका कंपटीशन आ गया तब हम मान लेते हैं कि आप 100 केजी से 5 स्क्वाट्स कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे 5 क्या हो गया, वॉल्यूम, और 100 क्या हो गया, इंटेंसिटी। ठीक, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है। जितना वजन हम उठा रहे हैं वो क्या है, इंटेंसिटी। पहले कम थी, कंपटीशन के टाइम पे बढ़ गई। जितने रेपिटेशन लगा रहे हैं वो क्या हो गया, वॉल्यूम। पहले क्या थी, ज़्यादा थी, 10 ज़्यादा है, फिर बाद में क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी तरीके से आपको अपनी वॉल्यूम को कम करते जाना है, इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अब लेकिन आपको एक और चीज़ बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। इस टाइम पे क्या है, वॉल्यूम बढ़ी हुई है। वॉल्यूम क्या होता है कि कितना वर्कआउट आप कर रहे हो। अब आपने एकदम से अपनी वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना। अब ये लाइन को अपन ने हटा दिया, ठीक है। अब इस लाइन को अपन थोड़ा सा और बढ़ा देते पीछे की तरफ। ये ऑफ सीजन है,
ऑफ सीजन के जस्ट पहले क्या होगा, इन सीजन होगा। अब जब आपका कंपटीशन था तब आपकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम आपकी कम होगी और इंटेंसिटी क्या थी आपकी, ज़्यादा थी। मतलब जैसे आप देख सकते हो ना, हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम कम कर देंगे, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। यहाँ पे इन सीजन है, आपका कंपटीशन खत्म हो गया, फिर क्या करोगे, आपकी वॉल्यूम तो कम है। अब अगर आपकी वॉल्यूम कम है तब आपने एकदम से अपनी वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो दिक्कत होगी ना। अगर आप ऑफ सीजन को स्टार्ट कर रहे हो, ऑफ सीजन में हमें वॉल्यूम को ज़्यादा रखना है, लेकिन ये वॉल्यूम अपन को एकदम से नहीं बढ़ानी है, धीरे धीरे आपको ये वॉल्यूम को बढ़ाना है। मतलब 1-2 महीने का टाइम लेके आपको ये वॉल्यूम को धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर वॉल्यूम कम होगी, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगी और इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी। इस तरीके से ये कर्व की तरह चलते जाएगा। अब एक और छोटा सा ग्राफ है वो हम लोग देख लेते हैं, और ये होता है सुपर कंपेंसेशन ग्राफ। अब ये जो ग्राफ रहता है ये बताता है कि जो ट्रेनिंग है वो हमारी बॉडी के जो रिकवरी है उसको कैसे अफेक्ट करती है। जब हम लोग एक वर्कआउट करते हैं तब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक डाउनफॉल आता है, हम लोग थक जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, हम लोग रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करने के बाद क्या होता है, हमारी जो रिकवरी है, रिकवरी बढ़ती है और हम लोग रिकवर हो जाते हैं। रेस्ट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन फिर से एक वर्कआउट करते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को लिमिट्स पुश करते हैं, हमारी बॉडी थकती है, तब फिर से जो ग्राफ रहता है वो नीचे चले आता है, फिर हम लोग फिर से रिकवरी करते हैं और फिर हमारा जो ग्राफ रहता है फिर से ऊपर आ जाता है। इस टाइप से कर्व चलता रहता है। मतलब हम लोग पहले हमारी बॉडी को थकाते हैं, फिर हम रिकवर होते हैं, थकाते हैं, फिर रिकवर होते हैं। हमें इस ग्राफ को कोशिश करना है हम लोग धीरे धीरे ऊपर लेते जाएँ, क्योंकि जितना ऊपर हम लोग जाएंगे हमारी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने एक वर्कआउट किया, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कआउट था, और उसके बाद हमने रिकवरी पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी रिकवरी हुई, फिर उसके बाद हमने फिर से एक हार्ड वर्कआउट कर लिया, थोड़ी सी रिकवरी हुई, फिर से एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट कर लिया, थोड़ा सा रिकवर हुए, फिर एक बहुत हार्ड वर्कआउट। तो इस टाइप में क्या हो रहा है, हमारा जो ग्राफ है ग्राफ नीचे जा रहा है। इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे तो हमारी क्या होगी, परफॉर्मेंस ख़राब होगी। और वहीं पे अगर हमने एक वर्कआउट किया, रिकवर हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे से हमने रिकवरी पे ध्यान दिया, फिर वर्कआउट किया, फिर रिकवर हुए, फिर वर्कआउट किया, फिर रिकवर हुए, इस तरीके से हमारा ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा। और अगर ऊपर जाएगा तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर हमें हमारी परफॉर्मेंस को ऊपर बढ़ाना है तो उसके लिए हमें वर्कआउट पे तो ध्यान देना ही देना है, साथ में हमारी जो रिकवरी रहती है, रिकवरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बिना रिकवरी के आप अपनी परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ा पाओगे। और जो रिकवरी है, रिकवरी 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। पहला होता है आपका न्यूट्रिशन, आप जो डाइट ले रहे हो, जो आप खाना खा रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी डाइट रहेगी, जितना उसमें प्रोटीन रहेगा, उतने जल्दी आप रिकवर कर पाओगे। और जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है स्लीप। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी स्लीप होगी, स्लीप की क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, स्लीप में भी हमें क्वालिटी चाहिए, हमें एक गहरी नींद चाहिए। अगर आप गहरी नींद लोगे तो ऐसे में क्या होगा, आपकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ये एक साइकिल के जैसे चलता है, हमने वर्कआउट किया, रिकवर हुए, वर्कआउट किया, रिकवर हुए। अब जो ये साइकिल है इसको हमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाना है, हमें अच्छे से रिकवर होना है। जितने ज़्यादा अच्छे से आप रिकवर होगे, आप अपने वर्कआउट को और ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, और वो होता है कि हमारा जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिसिटी है वो बढ़ते जाती है। जैसे पहले आपका ऑफ सीज़न रहता है और फिर हो जाता है इन सीज़न। जो एक्सरसाइजेस हैं, ये एक्सरसाइजेस के लिए ये ग्राफ, एक्सरसाइजेस में क्या होता है, आपकी जो स्पोर्ट्स की स्पेसिफिसिटी है वो बढ़ते जाती है। अब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, मतलब धीरे धीरे हमें हमारे वर्कआउट पे वो एक्सरसाइजेस ऐड करना है जो हमारे स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। जैसे कि हम लोग ये 100 मीटर के लिए देख रहे हैं, 100 मीटर में हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में दौड़ना है। और हम लोग जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में हम लोग जनरल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट। ये क्या है, एक जनरल एक्सरसाइज है, कंपाउंड मूवमेंट्स है। लेकिन जैसे जैसे आपका कंपटीशन पास में आ रहा है, आपका इन सीजन आ रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो स्क्वाट्स में क्या, हम लोग दोनों पैर से नीचे जाते हैं, दोनों पैर से फोर्स लगाते हैं और दोनों पैर से ही ऊपर आते हैं। लेकिन वहीं पे जो सिंगल लेग स्क्वाट है उसमें क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एक पैर से नीचे जाते हैं, एक ही पैर से फोर्स लगाते हैं और एक ही पैर से ऊपर आते हैं। अब जो सिंगल लेग स्क्वाट है वो क्या हो गई, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो गई। क्यों, क्योंकि जब भी हम स्प्रिंट करेंगे, 100 मीटर में दौड़ेंगे, तब हम दोनों पैर से दौड़ते हैं, लेकिन दोनों पैर से एक साथ फोर्स नहीं लगाते ना, हमारा कोई एक ही पैर ज़मीन पे टच रहता है। तो हमें सिर्फ एक पैर से अगर फोर्स लगाना है तो हमें वो एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए जिसमें हम लोग एक पैर से फोर्स लगाते हैं। जैसे सिंगल लेग स्क्वाट्स हो गया, स्टेप अप हो गया, ये सब एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, सिंगल लेग एक्सरसाइजेस होती हैं। तो आपको सिंगल लेग एक्सरसाइजेस अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करना है। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका कंपटीशन पास में आ रहा है आपको सिंगल लेग एक्सरसाइजेस को ऐड करते जाना है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। अब 4th चैप्टर के बाद हमें 5th चैप्टर देखना है, और जो 5th चैप्टर है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो वर्कआउट्स रहते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब जो चैप्टर 5, 6 और 7 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा वर्कआउट बनाने में।
जो चैप्टर 5 है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो वर्कआउट रहते हैं वो कितने टाइप्स के रहते हैं और उनको हम कैसे करते हैं। मतलब सभी तरह के वर्कआउट्स इसमें नहीं है, मैं आपको सिर्फ वो वर्कआउट्स बताऊंगा जो आपको 100 मीटर को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। जो वर्कआउट्स है ये मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, मतलब 6 तरह के वर्कआउट हम कर सकते हैं। अब ये 6 तरह के वर्कआउट्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला होता है वेट ट्रेनिंग का वर्कआउट, हम लोग एक वर्कआउट जिम में कर सकते हैं। दूसरा वर्कआउट होगा हमारा ट्रैक के ऊपर, एक वर्कआउट होगा हमारा प्लायोमेट्रिक्स का, एक जो वर्कआउट होगा वो होगा हमारी टेक्निक से रिलेटेड, इसमें हम लोग हमारी टेक्निक को इम्प्रूव करने पे ध्यान देंगे। एक वर्कआउट होगा सर्किट ट्रेनिंग का। नहीं तो एक काम कर लेते हैं, 5 तरह के वर्कआउट्स हम मान लेते हैं। तो 5 तरह के वर्कआउट्स होते हैं और जो ये लास्ट है ये है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब एक्स्ट्रा वर्कआउट जो आप कर सकते हो, मतलब मेन जो 4 वर्कआउट्स है वो ये हैं। फिर इसके साथ में आप ये टाइप के वर्कआउट्स भी कर सकते हो, वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहले के जो 4 वर्कआउट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो वर्कआउट है ये ऑप्शनल रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इन 5 टाइप के वर्कआउट के अंदर और कौन से वर्कआउट रहते हैं। जो वेट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग में सबसे पहले हम लोग एक कर सकते हैं हाइपरट्रोफी वाला वर्कआउट। जो हाइपरट्रोफी वाला वर्कआउट रहता है ये मसल गेनिंग के लिए रहता है और ये यूजुअली बॉडी बिल्डर्स करते हैं। लेकिन आपको ये कब करना है, अगर आपका जो BMI है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। हमने अभी पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा था इसके बारे में। एक और टाइप का वर्कआउट होता है स्ट्रेंथ और एक टाइप का वर्कआउट होता है पावर, ठीक है। और एक और रहता है ऑक्सिलरी, मान लेते हैं इसमें भी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक। तो मेन तो हाइपरट्रोफी, स्ट्रेंथ और पावर के वर्कआउट हो गए जिम में। ऑक्सिलरी क्या हो गया, जैसे कि जिम में कोर वर्कआउट भी कर सकते हैं हम लोग वेट्स के साथ में। बहुत सारे जिम की एक्सरसाइजेस रहती है जिनमें हम लोग हमारे कोर को ट्रेन करते हैं, बैक को ट्रेन करते हैं, वो सब ऑक्सिलरी में आ जाएगा। जैसे कि जो स्ट्रेंथ और पावर है इसमें हम लोग कंपाउंड मूवमेंट्स करेंगे, लेकिन जो ऑक्सिलरी है इसमें हम लोग इंडिविजुअल मसल्स को ट्रेन करेंगे। जैसे कि जो हिप फ्लेक्सर की मसल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दौड़ते टाइम, तो इस वर्कआउट में आपने अपनी हिप फ्लेक्सर को ट्रेन कर लिया या फिर हैमस्ट्रिंग की मसल पे ज़्यादा ध्यान दिया। इनमें हम लोग किसी एक मसल पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो ऑक्सिलरी वाला वर्कआउट रहता है इसमें हम लोग किसी एक मसल पे ध्यान देते हैं। और सेम ऐसा हम लोग हाइपरट्रोफी में भी करते हैं। जो हाइपरट्रोफी और ऑक्सिलरी वाला वर्कआउट रहता है इसमें हम लोग किसी एक मसल को टारगेट करते हैं, ठीक है। जैसे हाइपरट्रोफी में हम लोग अगर लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो अगर हमें थाइस की मसल को बढ़ाना है तो फिर हम लोग हाइपरट्रोफी में स्क्वाट्स को कर सकते हैं। स्क्वाट्स में हम लोग 10 से 15 के बीच में रेप्स कर सकते हैं। हमें मतलब हमारे मसल्स को डैमेज करना है। वहीं पे जो ऑक्सिलरी वाला रहेगा इसमें हम लोग अलग चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि हमारे जो लेग्स है, जॉइंट्स है, जॉइंट्स की स्टेबिलिटी पे हम लोग फोकस करेंगे, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। इस टाइप के जो वर्कआउट्स रहते हैं वो ऑक्सिलरी में आ जाएंगे। और जो स्ट्रेंथ और पावर है इसमें कंपाउंड मूवमेंट्स रहेंगे, हम लोग आगे चल के देखेंगे अभी। अब जो ट्रैक वाले वर्कआउट्स रहते हैं इनमें हम लोग एक शॉर्ट रेपिटेशन वाला वर्कआउट कर सकते हैं। शॉर्ट रेपिटेशन में क्या हो गया, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर से ज़्यादा नहीं, 50 मीटर या 50 मीटर से कम की जो भी डिस्टेंस रहेंगी वो आपके लिए क्या रहेंगी, शॉर्ट रेपिटेशंस। फिर एक हो जाएगा आपके लिए फ्लाइंग। जैसे जो फ्लाइंग का सेशन रहता है उसमें क्या होता है, हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने 20 मीटर दौड़ा, फिर 20 मीटर पे हमने एक कोन रख दिया, ठीक है, कोन या फिर मार्कर कुछ भी हमने रख दिया। फिर उसके बाद अगले 10 मीटर पे, जैसे कि यहाँ पे 30 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे एक कोन रख दिया। तो ये जो आगे का 10 मीटर का पार्ट है इसका हमको टाइम लेना है, ये एक फ्लाइंग वाला वर्कआउट होता है। अगला एक वर्कआउट होता है इन एंड आउट का वर्कआउट। अब जो इन एंड आउट का वर्कआउट होता है वो कैसा रहता है देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग एक जगह पे खड़े हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जहाँ पे 100 मीटर का स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, 30 मीटर तक स्प्रिंट करना है, मतलब फुल एफर्ट पे आपको एक्सेलरेट करना है 30 मीटर तक। जब आप 30 मीटर पे पहुंच जाओगे तब आपको अगले 10 मीटर तक क्या करना है, फ्लोट करना है। 30 से 40 का जो पार्ट है उसमें आपको फ्लोट करना है। फिर 40 से जो 50 का पार्ट है उसमें आपको फिर से फुल एफर्ट पे दौड़ना है। फिर 50 से आपको 60 तक फिर से फ्लोट करना है और 60 से लेके 70 तक आपको एक्सेलरेट करना है। ऐसे आपको 70 फिर 80 तक आपने फ्लोट किया, फिर 90 तक एक्सेलरेट किया, फिर 90 से 100 तक आपने स्लो डाउन मतलब फ्लोट किया। तो ये दो चीज़ें इसमें, ठीक है, क्या है, एक फ्लोट और एक है फ्लाइंग। जो रेड वाला पार्ट है उसमें आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाना है और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आपको रिलैक्स रखना है, ठीक है। अब आप इसको स्लो फास्ट से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको फास्ट स्लो करना है, आपको स्लो नहीं करना है। जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसमें आपको स्लो नहीं होना है, बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है आपको अपनी स्पीड को। आपको स्पीड मेंटेन करना है, लेकिन आपका जो बॉडी का पोस्चर रहेगा उसको आपको रिलैक्स रखना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं, बाइक हमने स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया अच्छे से, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, फिर चौथे गियर पे भी हमने उस बाइक को थोड़ी देर तक स्पीड में चलाया। फिर अगर हम लोग एकदम से क्लच को दबा लेंगे, ठीक है, क्लच को दबा लेंगे तो क्या होगा, बाइक की स्पीड कम नहीं होगी, एकदम से स्पीड कम नहीं होती है। कुछ टाइम तक क्या होता है, बाइक स्मूथ वे में आगे चलती जाती है। तो वैसे ही आपको फील आना चाहिए।
आपको अपनी स्पीड को कम नहीं करना है, आपको बस रिलैक्स्ड हो जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक अच्छी टेक्निक को सीख पाओगे। स्प्रिंट करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना है। इस तरह का वर्कआउट अगर आप करोगे तो उससे आप अपनी रिलैक्स टेक्निक को सीख पाओगे अच्छे से, जिससे आप रेस के टाइम पे उतना ज़्यादा टाइट नहीं होगे। तो ये वर्कआउट भी आप कर सकते हो। फिर एक वर्कआउट आप कर सकते हो लॉन्ग रेपिटेशन का। लॉन्ग रेपिटेशन में आपको मैक्सिमम जाना है 150 मीटर। 150 मीटर से ज़्यादा की आपको रेपिटेशन नहीं करनी है, ठीक है। इसमें भी आपको इंटेंसिटी हाई रखनी है, जैसे कि 80 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर, इस टाइप के आपको रेपिटेशंस लगाने हैं और ये लॉन्ग रेपिटेशंस में आएंगे। अगला एक और जो वर्कआउट हम लोग ट्रैक पे कर सकते हैं वो होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का। रेजिस्टेंस स्प्रिंट मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग स्प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे बॉडी पे हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डाल रहे हैं। ये वर्कआउट भी 2-3 टाइप्स का होता है, ठीक है। टाइप्स मतलब अलग अलग तरीके हैं रेजिस्टेंस को ऐड करने के। जैसे कि स्लेड हो गया, हम स्लेड ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग हिल पे कर सकते हैं रेपिटेशन, या फिर जो पैराशूट हो गया, पैराशूट लगा के भी बहुत लोग स्प्रिंट करते हैं। और एक अपन वो क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस बैंड भी ऐड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मतलब बैक पे रेजिस्टेंस बैंड लगा लिया और फिर उसके बाद में स्प्रिंट कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, रेजिस्टेंस वाले वर्कआउट हो गए। रेजिस्टेंस के साथ में एक और टाइप के वर्कआउट होते हैं, वो होते हैं असिस्टेंस वाले। रेजिस्टेंस में क्या होता है, हम लोग को और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है स्प्रिंट करने में। असिस्टेंस में क्या होता है, हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है फिर भी हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि डाउनहिल, जो डाउनहिल स्प्रिंट्स रहते हैं वो इसमें आ जाएंगे, और असिस्टेड बैंड स्प्रिंट भी आ जाएंगे इसके अंदर। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं ट्रैक पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। छोटे रेपिटेशंस कर सकते हैं 50 मीटर तक के। फिर इसके बाद में हम लोग फ्लाइंग रेपिटेशंस कर सकते हैं, इन आउट कर सकते हैं, लॉन्ग रेपिटेशन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस में हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, हिल कर सकते हैं, पैराशूट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बेंड कर सकते हैं। और असिस्टेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउन हिल कर सकते हैं और रेजिस्टेंस बैंड के साथ असिस्टेड स्प्रिंट कर सकते हैं। अब हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ करना है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, स्लेड नहीं है। अगर आपके पास स्लेड नहीं है तो आप हिल कर सकते हो। दोनों के जो इफेक्ट्स हैं वो लगभग सिमिलर रहते हैं, दोनों हमारे एक्सेलरेशन को इंप्रूव करने के लिए होते हैं। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड है तो आप उसको यूज कर सकते हो, असिस्टेंस वाली है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप डाउनहिल स्प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, इसमें इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओवर स्पीड ट्रेनिंग में। तो आपको ये वर्कआउट थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अब अगले हम लोग देख लेते हैं प्लायोमेट्रिक्स वाले वर्कआउट को। प्लायोमेट्रिक्स वर्कआउट हम लोग 3 टाइप के कर सकते हैं, ठीक है। पहला वाला हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, जिसमें हम लोग जंप कर रहे हैं। प्लायोमेट्रिक्स होता है जंप वाली वर्कआउट्स, जंप वाले जो वर्कआउट रहता है उसको प्लायोमेट्रिक्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, जिसमें हम लोग जंप कर रहे हैं और हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हॉपिंग बाउंडिंग हो गया। हॉपिंग बाउंडिंग में क्या होता है, हम लोग जंप करते रहते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। दूसरा होता है वर्टिकल वाले। वर्टिकल में क्या होता है, हम लोग ऊपर जाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि हर्डल हॉप्स हो गया। हर्डल जंप हम लोग करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो बॉक्स जंप हो गया, इस टाइप के वर्कआउट में हम लोग वर्टिकली जंप करते हैं। और तीसरा हो गया स्टेयर जंप्स, ठीक है। स्टेयर जंप्स आपको पता है, स्टेयर पे हम लोग सीढ़ियों पे जंप करते हैं। डिफरेंस क्या है, सिंपल है। हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, हम लोग जंप करके आगे बढ़ते जाते हैं। वर्टिकल में क्या होता है, हम लोग ऊपर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऊपर हमें ज़्यादा जंप करना है। और स्टेयर में क्या होता है, हम लोग एक एंगल पे जंप करते जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एक में हम लोग सीधे जाते हैं, एक में ऊपर जाते हैं, और एक में एंगल पे ऊपर जाते हैं। अब अगला वर्कआउट हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल वाला। टेक्निकल में हम लोग क्या वर्कआउट कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहला है ब्लॉक स्टार्ट का। आपको अपने ब्लॉक स्टार्ट की टेक्निक को इंप्रूव करना होगा, तब जाके आपका जो एक्सेलरेशन का फेज है वो और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। ब्लॉक स्टार्ट के बाद में हम लोग कर सकते हैं विकेट्स वाला वर्कआउट। इसमें क्या होता है, जो छोटे हडल्स रहते हैं वो रखे रहते हैं और हम लोग उनके ऊपर से स्प्रिंट करते जाते हैं। और एक और होता है ड्रिल्स वाला वर्कआउट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रनिंग के ड्रिल्स है उनको सीखते हैं ताकि हमारी जो रनिंग की टेक्निक है वो इंप्रूव हो जाए। अब हम ऑक्सिलरी वर्कआउट देख लेते हैं, जो कि मतलब एक्स्ट्रा वर्कआउट्स रहते हैं जो आप साथ में कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आ जाएगा कोर वर्कआउट। आप अपने कोर को ट्रेन कर सकते हो, उससे आपके कोर की स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, जो कि आपको रनिंग में हेल्प करने वाला है। एक और आप कर सकते हो मेडिसिन बॉल थ्रोस। जो मेडिसिन बॉल्स रहती है उनको थ्रो करने वाला एक वर्कआउट रहता है, वो भी आप कर सकते हो। और एक और हम कर सकते हैं हर्डल मोबिलिटी वाला वर्कआउट। हर्डल मोबिलिटी में क्या होता है, हम लोग हर्डल्स के ऊपर कुछ ड्रिल्स करते हैं, जैसे हर्डल्स के ऊपर से ए स्किप करना। और आपने बहुत सारी ड्रिल्स देखी होंगी हर्डल्स के ऊपर जो करते हैं, मतलब एक हर्डल के ऊपर से गए, फिर नीचे से, ऊपर से नीचे से। हर्डल वाले वर्कआउट 2 टाइप के होते हैं। एक तो प्लायोमेट्रिक्स में वर्टिकल वाला हो जाएगा, ठीक है, इसमें हम लोग ऊपर की तरफ जंप करते हैं। ये जंप वाले हर्डल्स हो गए, और ये हर्डल मोबिलिटी वाला हो गया। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। और एक और वर्कआउट जो मैं बताना भूल गया था, वो होता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग करने से हमारे बॉडी में मतलब जो स्ट्रेंथ और पावर की एंड्योरेंस है वो इंप्रूव होती है। और ये ज़्यादा नहीं करना है, हफ्ते में आप 1 दिन कर सकते हो। और अगर आपका कंपटीशन अगले 1 महीने में, तो आपको ये करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे मैंने उनमें आपको बताया था कि 100 मीटर को हमसे क्या चाहिए, हमें हमारे बॉडी में क्या चेंजेस लाने हैं ताकि हमारा टाइम इंप्रूव हो। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से कुछ छूटा तो नहीं है। सबसे पहले मैंने बोला था कि हमें हमारे ब्लॉक स्टार्ट को इंप्रूव करना है।
तो ब्लॉक्स वाला हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को इंप्रूव करना है, उसके लिए हम लोग शॉर्ट रेपिटेशंस करेंगे। फिर ट्रांजिशन को इंप्रूव करना है, वो हम लोग फ्लाइंग वर्कआउट में कर सकते हैं। मैक्स वेलोसिटी, इसके लिए भी फ्लाइंग और इन आउट, ये दोनों वर्कआउट हमारे टॉप स्पीड के लिए रहते हैं। फिर डी एक्सेलरेशन को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो ये लॉन्ग रेपिटेशंस है, ये जो 2 वर्कआउट है, ये आपको हेल्प करेंगे अपने एनएरोबिक लैक्टिक सिस्टम को डेवलप करने में, जिसकी वजह से क्या होगा, आप 100 मीटर के एंड में स्लो नहीं होगे। और फिजिकल क्वालिटीज में हमें क्या चाहिए था, स्ट्रेंथ चाहिए थी, स्ट्रेंथ के लिए भी वर्कआउट है। पावर भी चाहिए थी, पावर का भी है। स्पीड एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस ये लॉन्ग रेपिटेशन वाले वर्कआउट में बढ़ जाएगी और साथ में सर्किट ट्रेनिंग वाले वर्कआउट में भी बढ़ेगी। फिर जो टेक्निक है, टेक्निक के लिए हमने ब्लॉक स्टार्ट रख दिया, विकेट्स रख दिया और ड्रिल्स रख दिए। और जो एक्सप्लोसिवनेस रहती है, पावर रहती है, उसके लिए क्या किया है, हमने जंप वाले वर्कआउट ऐड कर दिए हैं। अब ये जो वर्कआउट्स है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक कंटिन्यू वाला वर्कआउट रहता है, बहुत सारे कोच बोलते हैं कि 20 मिनट कंटिन्यू कर लो। उस टाइप का वर्कआउट करने से उतना ज़्यादा मुझे बेनिफिट नहीं लगता है। उसकी जगह भले आप ये हडल मोबिलिटी वाला वर्कआउट कर लो, इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें है ना, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ती है तो इससे आपकी जो शॉर्ट रेपिटेशन है उसमें बेनिफिट होगा। जो हॉरिजॉन्टल प्लायोमेट्रिक्स रहते हैं, इससे भी आपके शॉर्ट रेपिटेशन में बेनिफिट होगा, क्योंकि जब हम हॉपिंग बाउंडिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं आगे जाने के लिए। जैसे कि ब्रॉड जंप हो गया, आपने देखा होगा कि जब हम ब्रॉड जंप करते हैं तब हम स्टार्टिंग में ऐसे खड़े रहते हैं और जंप करते टाइम हम लोग इस पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है, इस पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये एक्सेलरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन में भी हम लोग इसी पोजीशन पे आते हैं। अब जो विकेट्स वाला वर्कआउट रहता है, जो विकेट्स वाला वर्कआउट रहता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके इन एंड आउट के लिए और फ्लाइंग के लिए। ये इन दोनों वर्कआउट में आपको हेल्प करेगा। और साथ में ये आप देख सकते हो, जैसे जो कोर वर्कआउट रहता है और हर्डल मोबिलिटी वाला वर्कआउट रहता है, ये क्या करता है, जैसे जो कोर वर्कआउट है इससे आपके ट्रंक की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, हर्डल मोबिलिटी वाले वर्कआउट से आपके हिप की मोबिलिटी इंप्रूव होती है। और ये जो दोनों चीज़ें रहती हैं, ये क्या करेंगी, आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगी। एक और चीज़ आप ध्यान से देखना, जैसे जो प्लायोमेट्रिक्स है, ये 2 टाइप के प्लायोमेट्रिक्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हम लोग ग्राउंड को पुश करते हैं, जंप करते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। वर्टिकल में क्या हो गया, हम ग्राउंड को पुश करते हैं नीचे और ऊपर की तरफ जाते हैं। जो पीछे पुश करने वाले हैं ये आपके शॉर्ट रेपिटेशन में हेल्प करेंगे, और जो नीचे पुश करने वाले हैं ये आपको इन एंड आउट में हेल्प करेंगे। ये आपके एक्सेलरेशन को इंप्रूव करेगा, ये आपके टॉप स्पीड को इंप्रूव करेगा। और जो स्टेयर वर्कआउट है, ये इन दोनों के जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपके बॉडी के ऊपर लोड आता है, लोड काफ़ी ज़्यादा कम आता है। जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जंप कर रहे हैं, जैसे एक तो होती है सीढ़ियों पे अपन जंप करते हुए जाते हैं, ब्रॉड जंप करते हुए जाते हैं ना सीढ़ियों पे। जैसे आपने देखा होगा कि ये सीढ़ियाँ रहती है और हमने सीधे ऐसे जंप किया और ऐसे जंप करते हुए आगे जाते हैं। और एक होता है हर्डल वाली जंप, इस पर क्या करते हैं, हम लोग जंप करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, जंप करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग जंप करते हैं लेकिन जब लैंड करते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब करना नहीं पड़ता है। वहीं पे जब हम हर्डल हॉप करते हैं हम काफ़ी ऊपर से नीचे आते हैं, तो इस पार्ट पे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब करना पड़ता है। शॉक एब्जॉर्ब करना पड़ता है तो मतलब हर्डल हॉप्स में ज़्यादा लोड आएगा, लेकिन स्टेयर जंप्स पे उतना लोड नहीं आएगा। ये दोनों वर्कआउट में आपके बॉडी पे ज़्यादा लोड आएगा और स्टेयर वर्कआउट में कम लोड आता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको पहले स्टेयर जंप्स पे ध्यान देना चाहिए, और अगर आप एक एडवांस एथलीट हो तो आपको इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज़ है, भले आप एक एडवांस एथलीट हो और आप ये कर चुके हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपको कोई इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पे आप उतना ज़्यादा लोड झेल नहीं सकते हो। और अगर आप उतना ज़्यादा लोड नहीं झेल सकते हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। अब जैसे वर्कआउट्स तो बहुत सारे तरीके के, लेकिन इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अपने हाइपरट्रोफी पे ध्यान दे रहे हो, आप मसल बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हो, तो फिर आप भले ऑक्सिलरी और पावर को छोड़ दो, आप सबसे पहले एक ही चीज़ पे ध्यान दो। अगर हम लोग एक साथ सब चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा वर्कआउट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। हमें बस चूज करना है कि इनमें से कौन सा चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ हम लोग अगले चैप्टर में देखने वाले हैं कि हम लोग को कौन सी चीज़ों को ऐड करना चाहिए अपने वर्कआउट में। तो अभी आपने देख लिया कि 100 मीटर को हमसे क्या चाहिए। अगर हमें 100 मीटर के टाइम को कम करना है तो हमारी फिजिकल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, कौन से रूल्स होते हैं, कौन से ग्राफ्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं अच्छा वर्कआउट प्लान करने में। और हमने अलग अलग तरह के वर्कआउट्स भी देख लिए जो हम कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए। अब हम चैप्टर 6 को देखने वाले हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें हम ये देखेंगे कि हमने जो नॉलेज गेन करी है उसको हम यूज़ करके कैसे एक वर्कआउट बना सकते हैं। अब अगर आपको अपना वर्कआउट प्लान बनाना है तो उसके लिए आप 4 स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। अब ये 4 स्टेप्स कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है टाइम फ्रेम। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास कितना टाइम है। मतलब जब भी हम कोई वर्कआउट बनाते हैं तो हम ये सोच के बनाते हैं ना
कि अगर हम ये वर्कआउट करेंगे तो 1 साल के बाद हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो जाएगी। या फिर आप ऐसे सोच के बनाते होंगे कि 1 महीने में हमारा कंपटीशन है तो हम 1 महीने में ऐसा क्या करें कि हमारी जंप बढ़ जाए। और अगर आपका कंपटीशन 1 महीने में, तो आप ये सोचते होंगे कि हम ऐसा क्या करें कि 1 महीने में हमारा टाइम टूट जाए। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना है कि वो टाइम कैसा है। 1 मंथ, 1 महीना है आपके पास, 6 महीने हैं, या फिर 1 साल है। आपके पास कितना टाइम है जो आप डेडिकेट कर सकते हो उस वर्कआउट के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना टाइम डिसाइड करना है। टाइम के बाद हम प्लान करेंगे हमारा मैक्रो साइकिल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। फिर हमें प्लान करना है हमारा माइक्रो साइकिल, और फिर हमें करना है प्लान हमारा ट्रेनिंग सेशन। ऊपर से नीचे जाने के बजाय हम नीचे से ऊपर चलते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रेनिंग सेशन, सेशन क्या होता है? एक वर्कआउट को हम लोग बोलते हैं सेशन। जैसे आज आपने सुबह जो वर्कआउट किया उसे हम लोग बोलेंगे एक सेशन, शाम को आपने वर्कआउट कर लिया वो हो गया एक सेशन। दोनों एक सेशन नहीं है, सुबह का वर्कआउट एक अलग सेशन है, शाम का वर्कआउट एक अलग सेशन है। तो सबसे पहले हम लोग सेशन को प्लान करते हैं। तो अब आप सेशन को समझ गए हो, इसका मतलब होता है 1 वर्कआउट। एक दिन में कितने वर्कआउट हो सकते हैं? 1 वर्कआउट हो सकता है, 2 वर्कआउट हो सकते हैं, या फिर 0। तो ये ट्रेनिंग सेशन हो गया। अगली चीज होती है माइक्रो साइकिल। अब ये माइक्रो साइकिल क्या होता है? माइक्रो साइकिल का मतलब होता है 1 वीक। एक हफ्ते का जो वर्कआउट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो साइकिल। फिर मैक्रो साइकिल क्या होता है? आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। ये हो गया एक सेशन, मतलब एक वर्कआउट। ये हो गया एक हफ्ते का वर्कआउट, और ये क्या हो गया? ये 1 महीने का आप मान सकते हो। एक्चुअली में फिक्स 1 महीने का नहीं होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ माइक्रो साइकिल। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, 4 माइक्रो साइकिल। 4 माइक्रो साइकिल हो गए, या फिर आप इसको 5 माइक्रो साइकिल भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे जो ट्रेनिंग सेशन है, एक वर्कआउट को हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन ही बोलते हैं, ये फिक्स है। माइक्रो साइकिल, एक हफ्ते के वर्कआउट को हम लोग एक माइक्रो साइकिल ही बोलते हैं। लेकिन जो माइक्रो साइकिल है ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए एक माइक्रो साइकिल 4 माइक्रो साइकिल का हो गया, कुछ लोगों के लिए 5 माइक्रो साइकिल, ठीक है। माइक्रो साइकिल मतलब एक हफ्ता। एक माइक्रो साइकिल क्या हो गया? 4 हफ्तों का वर्कआउट या फिर 5 हफ्तों का वर्कआउट। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जो भी ये माइक्रो साइकिल होगा, माइक्रो साइकिल क्या होता है? एक हफ्ता। 5 माइक्रो साइकिल मतलब 5 हफ्ते। अब हर एक जो मैक्रो साइकिल है, जो भी ये मैक्रो साइकिल है, मैक्रो साइकिल का जो लास्ट वीक रहता है उसे हम लोग रखते हैं डी लोड वीक, ठीक। जैसे जो 5 माइक्रो साइकिल है तो ये हो गए 4 + 1, 4 माइक्रो साइकिल है, ये क्या हो गया? 3 + 1। अब ये +1 मैंने अलग से क्यों लिखा है? जो ये +1 रहता है ये क्या होता है? डी लोड वीक। ये होता है डी लोड वीक। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपना मैक्रो साइकिल कितना रखना है, 4 हफ्तों का रखना है कि 5 हफ्तों का, 6 हफ्तों का, 7 हफ्तों का, आप कितना भी रख सकते हो। आपको कोशिश करना है कि 7 से ज़्यादा ना रखो और 4 से कम ना रखो। और जो भी ये मैक्रो साइकिल रहेगा, जो भी आपने मैक्रो साइकिल डिसाइड किया है, उसका आखिरी वीक होगा डी लोड वीक। अब डी लोड वीक क्या होता है? ये एक ऐसा हफ्ता होता है जिसमें आप अपने वर्कआउट की वॉल्यूम को काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हो। वॉल्यूम हमने पहले देखा था, वॉल्यूम क्या होता है कि आप कितना वर्कआउट कर रहे हो। 4 हफ्तों तक आपने अच्छे से वर्कआउट किया, जो लास्ट वीक रहेगा इसमें आप क्या करोगे? अपने वर्कआउट की वॉल्यूम कम कर दोगे, मतलब जितना आप वर्कआउट कर रहे थे आप उसको कम कर दोगे। वर्कआउट कम करने का मतलब ये नहीं कि आप इंटेंसिटी कम कर दोगे, आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जो ये डीलोड वीक रहता है ये एक तरीके से टेस्टिंग वीक रहता है। इसमें आप टेस्ट करते हो कि पिछले 4 हफ्ते आपने जो वर्कआउट किया है उससे आपके बॉडी पे क्या इंपैक्ट आया है, क्या आपकी परफॉर्मेंस बढ़ी है। इसमें आप अपने स्प्रिंट के टाइम को टेस्ट कर सकते हो, आप अपने 100 मीटर का टाइम ट्रायल ले सकते हो। जो जिम वाले सेशंस रहते हैं उसमें आप अपना 1 रेप मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो जो डीलोड वीक है इसमें आपने देख लिया कि आप सिर्फ एक रेपिटेशन के लिए कितना स्क्वाट्स लिफ्ट कर पाओगे। मतलब ये वाला जो हफ्ता रहता है ये काफी ज्यादा इंटेंस रहता है। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हो लेकिन रेपिटेशंस काफी ज्यादा कम है। अगर आप स्प्रिंट कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा रेपिटेशंस नहीं लगा रहे हो, आप कम रेपिटेशन लगा रहे हो, 1-2 रेपिटेशन ही लगा रहे हो, लेकिन वो जो रेपिटेशंस है वो काफी ज्यादा इंटेंस है, आप फुल एफर्ट पे लगा रहे हो। जो ये हफ्ता है इसमें आपको वर्कआउट ज्यादा नहीं करना है, आपको कम वर्कआउट करना है, लेकिन जो कम वर्कआउट आप करोगे वो काफी ज्यादा एफर्ट के साथ करना है। आपको अपना पर्सनल बेस्ट तोड़ने की कोशिश करना है काफी सारी एक्सरसाइजेस में। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मैक्रो साइकिल को कैसे प्लान करते हैं, फिर माइक्रो साइकिल देखेंगे, फिर ट्रेनिंग के सेशन को देखेंगे। अब जो ये मैक्रो साइकिल रहता है इसको प्लान करने के 2 तरीके होते हैं। ये 2 तरीके मैं खुद ही यूज़ करता हूँ, तो मुझे ये 2 तरीके ही पसंद आए और कोई मुझे ऐसा कुछ अलग प्लान नहीं मिला इसके लिए। जो पहला रहता है ये होता है कंबाइंड और एक होता है फेज वाला। अब दोनों में डिफरेंस क्या देख लेते हैं। जो कंबाइंड है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो एक मैक्रो साइकिल है इस मैक्रो साइकिल में हम लोग सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है। 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है इसमें हम क्या करेंगे, एक मैक्रो साइकिल बनाएंगे और जो मैक्रो साइकिल रहेगा उसमें हम सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। जो फेज वाला रहता है ये हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट मैक्रो साइकिल्स बनाते हैं, ठीक।
इसमें क्या किया आपने, एक ही मैक्रो साइकिल बना लिया और उसी चीज को आप बार बार फॉलो करते जा रहे हो, उसी में थोड़ा एडवांसमेंट कर रहे हो। जो फेज वाला रहता है इसमें लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मैक्रो साइकिल्स बनाते हैं। अभी हमें डिफरेंट मैक्रो साइकिल बनाने की क्या जरूरत है, जैसे कि आपने 5 मैक्रो साइकिल बना लिए, एक पहला मैक्रो साइकिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। अब जो एक ये मैक्रो साइकिल है, एक मैक्रो साइकिल में आपने 4 हफ्ते रखे, मतलब 1 महीना, तो ये 5 मैक्रो साइकिल हो गए। मतलब क्या हो गया, 5 महीनों का वर्कआउट। ये 5 महीनों का वर्कआउट बना दिया, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, सिर्फ 1 महीने का वर्कआउट बनाया। तो 2 तरीके हैं, आप या तो सिर्फ 1 महीने का वर्कआउट बना सकते हो, या फिर आप टोटल पहले से 5 महीनों का वर्कआउट प्लान कर लेते हो। ये वाला जो मैक्रो साइकिल रहता है इसमें हम लोग सभी चीजों पे ध्यान देते हैं। आप अपने एक्सेलरेशन पे भी ध्यान दे रहे हो, अपनी टॉप स्पीड पे भी ध्यान दे रहे हो, आप स्ट्रेंथ पे भी ध्यान दे रहे हो, पावर पे भी ध्यान दे रहे हो। जितनी भी चीजें हमने पहले देखी थी आप उन सभी चीजों पे ध्यान दोगे सिर्फ 1 महीने के अंदर। वहीं पे जो डिफरेंट मैक्रो वाला रहता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहला मैक्रो साइकिल है, मान लेते हैं कि आप एक एथलीट हो और आपका जो BMI है वो काफी ज्यादा कम है, आपको अपने मसल का साइज बढ़ाना है। तो जो पहला महीना रहेगा, पहला जो मैक्रो साइकिल रहेगा, उसमें आप अपने हाइपरट्रोफी पे ध्यान दोगे। आप अपने हाइपरट्रोफी पे ध्यान दे सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने हाइपरट्रोफी को नहीं बढ़ाना, आपको ज्यादा मसल गेन नहीं करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जनरल फिटनेस वाला वर्कआउट कर सकते हो। अब जो अगला रहेगा, जो दूसरा मैक्रो साइकिल रहेगा, इसमें हम लोग ध्यान देंगे हमारी स्ट्रेंथ पे। थर्ड मैक्रो साइकिल में हम लोग ध्यान देंगे अपनी पावर पे। फोर्थ मैक्रो साइकिल में हम लोग ध्यान देंगे प्लायोस पे। और जो फिफ्थ फेज रहेगा इसमें हम लोग ध्यान देंगे हमारी स्पीड पे। मतलब सबसे पहले क्या किया आपने, अपने मसल का साइज बढ़ा लिया। मसल का साइज बढ़ेगा तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ मतलब आपकी पहले ही बढ़ जाएगी, इस फेज के स्टार्टिंग में ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर आप इस महीने और स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे। स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होगा, आपकी पावर भी बढ़ जाएगी। पावर महीने के स्टार्टिंग में बढ़ जाएगी, आप उस पूरे महीने पावर को और ट्रेन करोगे तो आपकी पावर और बढ़ जाएगी। फिर आप अपनी पावर को जंप्स में, प्लायोमेट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। और फिर जब आप अपना स्पीड सेशन स्टार्ट करोगे तब आपकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा निखर के आएगी। तो ये 2 तरीके हैं। पहले में क्या कर लिया आपने, सभी चीजों पे ध्यान दिया। दूसरे में आप एक एक चीज पे एक एक करके ध्यान दोगे। अब लेकिन ऐसे नहीं है कि जो ये स्ट्रेंथ वाला फेज है इसमें आप पावर, प्लायो, स्पीड इस पे ध्यान नहीं दोगे। इसमें भी आप इन चीजों को करोगे। ये जो वर्कआउट रहेंगे ये यहाँ पे भी रहेंगे, लेकिन इस टाइम पे इस चीज पे आपका जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ वाला मैक्रो है, ये जो महीना है, इस महीने का गोल है आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना। महीने का गोल है आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है। लेकिन ये थोड़ी कि आप पावर, प्लायो, स्पीड इन सबको छोड़ दोगे। इस टाइम पे आप पावर पे भी ध्यान दोगे, प्लायो पे भी ध्यान दोगे और स्पीड पे भी ध्यान दोगे। ऐसे ही यहाँ पे हर जगह पे हम लोग सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब होता है उसको आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जैसे आपने वर्कआउट प्लान बना लिया, आपने स्ट्रेंथ, पावर पूरा 1 हफ्ते का प्लान बना लिया, तो आपका जो मंडे का मॉर्निंग का सेशन है वो क्या है, स्ट्रेंथ के लिए। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मंडे को मॉर्निंग में आप स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने पे ध्यान दोगे। लेकिन मान लेते हैं कि मंडे को सुबह आपको कहीं जाना पड़ जाता है, घर पे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो मंडे के सुबह का सेशन आप कर नहीं पा रहे हो और शाम को आपका जो वर्कआउट है वो स्पीड का है, ठीक है। तो आप देखो, फेज का गोल है आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो आप स्पीड का वर्कआउट भले छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन आपको स्ट्रेंथ का वर्कआउट नहीं छोड़ना है। आप ऊपर नीचे वर्कआउट्स को शिफ्ट कर सकते हो प्रायोरिटी के बेसिस पे। अगर आप स्ट्रेंथ का वर्कआउट नहीं कर पाए हो तो भले आप दूसरा वर्कआउट छोड़ दो, लेकिन स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ना है। उसी तरीके से हर एक फेज में जो आपका मेन गोल रहेगा आपको उस चीज को नहीं छोड़ना है, उस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद जो वर्कआउट रहते हैं उसमें आप दूसरी चीजों को कर सकते हो। अभी मैं आपको सैंपल माइक्रोसाइकिल बना के दिखाऊंगा। आप इस तरीके से अपने वर्कआउट को प्लान कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने यही अपना टिप के बना लिया। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज आपको ऐड करनी है वेट ट्रेनिंग का वर्कआउट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले आप ट्रैक पे या फिर जो हर्डल जंप्स है, जो भी प्लायोमेट्रिक्स वाला वर्कआउट है, उसमें कितनी भी ताकत लगा लो, आपको जो ताकत बनानी है, जो ताकत बनाने वाला पार्ट है वो वेट ट्रेनिंग में ही होगा। वेट ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, ताकत बनाते हैं, पावर, स्ट्रेंथ ये सब डेवलप करते हैं। और जो ट्रैक रहता है, ट्रैक पे हम लोग उस स्ट्रेंथ और पावर को यूटिलाइज करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो। वेट ट्रेनिंग में हमें स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और जो ट्रैक है उस पर हमें स्ट्रेंथ को स्पीड में कन्वर्ट करना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले वेट ट्रेनिंग को देखते हैं। हफ्ते में कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए जो वर्कआउट करेंगे। संडे को आपको रेस्ट करना है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कितने हो गए, 6 दिन हो गए। 6 दिन सुबह का वर्कआउट कर सकते हैं, शाम का वर्कआउट कर सकते हैं। आपको दिन में 3 टाइम वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। इतना करने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगी। आपको दिन में मैक्सिमम 2 टाइम वर्कआउट करना है। अब देखो, जो मैं वर्कआउट बना रहा हूँ ना, ये मैं एक अजम्पशन के हिसाब से बना रहा हूँ कि किसी एक एथलीट की ये सिचुएशन होगी, तो हर एक एथलीट की वो सिचुएशन सेम नहीं होती है। इसलिए हर एक एथलीट को अपने कंडीशन के हिसाब से वो वर्कआउट बनाना है। सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, वेट ट्रेनिंग। अब वेट ट्रेनिंग ऐड करने में आपको ये देखना है आप सुबह अच्छे से कर पाओगे या शाम को। हर एक एथलीट के लिए ये अलग रहता है। कोई एथलीट सुबह के टाइम पे ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाता है, कोई एथलीट शाम को ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाता है। कोई एथलीट सुबह जिम जा पा रहा है, कोई एथलीट शाम को जिम जा पा रहा है,
ठीक है, मतलब हर एक एथलीट की कंडीशन अलग रहती है। अगर कोई बच्चा है, बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, तो उस टाइम पे अगर कोई जिम खुला नहीं है तो वो सिर्फ शाम को जिम का वर्कआउट कर पाएगा। तो ऐसे आपको देखना कि आप कब जिम को ज्यादा टाइम दे पाओगे। अब जो वेट ट्रेनिंग वाला वर्कआउट है ये आपको कितने टाइम करना है, आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन करना है। अगर आप हाइपरट्रोफी का वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो फिर आपको 2 से 3 दिन करना है। हाइपरट्रोफी के लिए माइक्रोसाइकिल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक कंबाइंड वाला वर्कआउट देख लेते हैं। 2 से 3 दिन आपको जिम करना है। अब जो जिम कर रहे हो उनके बीच में गैप होना चाहिए, जैसे मंडे है तो ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, थर्सडे छोड़ के फ्राइडे, एक एक दिन छोड़ के आपको जिम करना है। क्यों? ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से रिकवर हो जाए। अगर हमारी बॉडी रिकवर नहीं होगी तो हमने वो ग्राफ देखा था ना कि हमारा ग्राफ नीचे जाते जाएगा। हमें ग्राफ को नीचे नहीं लेके जाना है, हमें ग्राफ को ऊपर लेके जाना है। इसलिए हमारी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम देना है। मान लेते हैं आप मंडे को वर्कआउट करोगे वेट ट्रेनिंग का, तो यहाँ पे आपने डाल दिया वेट्स, फिर अगला एक दिन छोड़ के वेट्स, और फिर एक दिन छोड़ के वेट। इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर आपको 2 दिन करना है तो एक दिन आपने मंडे को कर लिया, एक दिन थर्सडे को कर लिया, या फिर आपने ट्यूसडे को कर लिया, फ्राइडे को कर लिया। कब करना है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हो। अब जो स्प्रिंट का वर्कआउट है उसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए थी, एक्सेलरेशन चाहिए था, टॉप स्पीड चाहिए थी, और स्पीड एंड्योरेंस चाहिए थी। अब वो कब कब करेंगे हम लोग? 3 दिन आप वो कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन सेम यही प्रिंसिपल उसमें आप लगाना है। आप क्या करोगे, एक एक दिन का गैप दोगे। जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन कर सकते हो, एक्सेलरेशन, ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा मैक्स वेलोसिटी, और यहाँ पे हो जाएगा स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्लायोमेट्रिक्स वाला एक वर्कआउट रहता है। अब वो प्लायोमेट्रिक्स वाला वर्कआउट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप कर लोगे हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल वाले प्लायोमेट्रिक्स थे वो, और यहाँ पे आपने कर लिया वर्टिकल वाले। और उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, एक और चीज़ हम लोग सैटरडे को ऐड कर सकते हैं, जो कि है सर्किट ट्रेनिंग। आप यहाँ पे कर सकते हो सर्किट, ठीक। अब एक और चीज़ देखना, फ्राइडे और सैटरडे इन दोनों में से आप किसी एक दिन एक और चीज़ कर सकते हो, और वो होगा ऑक्सिलरी वाला वर्कआउट। ऑक्सिलरी में हमने देखा था कि जो कोर था, कोर, हर्डल मोबिलिटी, ये सब चीज़ें। अब इसका मतलब क्या हो देखते हैं। जो स्पीड एंड्योरेंस है ये क्या करेगा, आपके एनएरोबिक लैक्टिक सिस्टम को इंप्रूव करेगा, जिसकी वजह से आप एंड में स्लो नहीं होगे। सर्किट ट्रेनिंग का जो वर्कआउट है ये भी क्या करेगा, स्पीड एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, आपके जो स्ट्रेंथ और पावर की एंड्योरेंस है वो इंप्रूव करेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, आप एंड में स्लो नहीं होगे। अब आप देख सकते हो कि जो चीज़ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमने देखा था कि 100 मीटर में जो स्लोइंग वाला पार्ट है वो एकदम एंड में, एनएरोबिक लैक्टिक वाला पार्ट काफी छोटा सा है। तो उस छोटे से पार्ट के लिए हम लोग हफ्ते में 2 वर्कआउट क्यों कर रहे हैं? मेरे हिसाब से एक वर्कआउट उस चीज के लिए काफी रहेगा। तो स्पीड एंड्योरेंस कर सकते हो या सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हो, इन दोनों में कोई भी कर लेना। या तो फ्राइडे को स्पीड एंड्योरेंस कर लेना, या फिर फ्राइडे को सर्किट ट्रेनिंग कर लेना, ठीक है, या फिर सैटरडे को सर्किट ट्रेनिंग कर लेना, या फिर सैटरडे को स्पीड एंड्योरेंस कर लेना, ठीक है। और जो एक दिन बच जाएगा उस दिन आप ऑक्सिलरी वाला वर्कआउट कर लेना। अगर आपने स्पीड एंड्योरेंस कर लिया तो अगले दिन ऑक्सिलरी कर लेना। अगर इस दिन सर्किट करोगे तो यहाँ पे ऑक्सिलरी कर लेना। ऑक्सिलरी में क्या करोगे, आप हर्डल मोबिलिटी पे ध्यान दोगे, कोर की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करोगे, जो बैलेंस स्टेबिलिटी वाले वर्कआउट्स रहते हैं वो करोगे, कुछ ड्रिल्स भी कर सकते हो। अब हमारे 2-3 वर्कआउट और बच गए हैं, वो होते हैं टेक्निक्स वाले। इस दिन हम शाम को कर सकते हैं ब्लॉक्स, एक दिन हमने कर लिया विकेट्स, और एक दिन आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो शाम को। अब आपने ये वर्कआउट है ना एक बार बना लिया, फिर जब भी आप ऐसे एक वर्कआउट बना लेते हो ना, तो आपको एक बार मन में पूरे हफ्ते के वर्कआउट को करना है। मतलब आपको इमेजिन करना है कि ये वर्कआउट करने में आपको कैसा फील होगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको करना है। मंडे को सुबह आपने एक्सेलरेशन किया, मंडे से पहले क्या होता है, संडे को आपने दिन भर रेस्ट किया है, तो मंडे को आप मॉर्निंग का सेशन काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। और जब आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे तो इस टाइम पे आपको एक तरीके से एक्सेलरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी फोर्स लगाना रहता है। और अगर आप ये वाला वर्कआउट एंड में करोगे तो क्या होगा, आप पूरे हफ्ते भर वर्कआउट कर करके थक चुके हो, इस टाइम पे आके आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। और जब आप थक चुके हो तब आप भले एक्सेलरेशन का वर्कआउट कर लोगे, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, आपकी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी बॉडी में कहीं पे पेन हो, या फिर एक और चीज़ होती है कि पूरे हफ्ते वर्कआउट करके हम लोग मेंटली थोड़ा बहुत थक जाते हैं। तो इसलिए आपको जो एक्सेलरेशन वाला वर्कआउट है ये जल्दी से जल्दी करना है। एक्सेलरेशन कर लिया, शाम को आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। अब जो वेट ट्रेनिंग कर लिया, वेट ट्रेनिंग करने के अगले दिन आपकी मसल्स थोड़ी बहुत एक्टिवेटेड रहेंगी, तो इस टाइम पे अगर आप जंप्स करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमें कोशिश करनी है कि जो वेट ट्रेनिंग है, अगर आप वेट ट्रेनिंग के बाद भी थोड़े बहुत प्लायोस करोगे तो अच्छी बात है। मतलब आपने जिम का वर्कआउट कर लिया, साथ में आपने थोड़े बहुत प्लायोमेट्रिक्स भी कर लिए, यहाँ पे भी आपने प्लायोस कर लिए, यहाँ पे भी आपने प्लायोस कर लिए। जिम के साथ प्लायोमेट्रिक्स करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और अगर आपके जिम में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप वहाँ पे जंप्स कर सकते हो, तो आप अगले दिन भी ग्राउंड पे जाके कर सकते हो ये चीज़। जिम कर लिया, अगले दिन जंप्स कर ली, फिर उसके बाद हमने शाम को क्या कर लिया, ब्लॉक्स कर लिया। अब जैसे ये 3 वर्कआउट हो गए, तो ये 3 वर्कआउट करके हम लोग थक जाएंगे ना। मतलब हर एक वर्कआउट में हम लोग मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं। आपने फुल एफर्ट से स्प्रिंट करा, फुल एफर्ट से आपने वेट लिफ्ट किया, फुल एफर्ट से आपने जंप किया,
फिर उसके बाद में आपको एक सेशन ऐसा रखना है जो थोड़ा बहुत कम वॉल्यूम का हो। इसमें आपको ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है, सिर्फ 2-3 मीटर के लिए आपको ब्लॉक्स को ट्राई करना है। इसमें हमारी बॉडी पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, भले हम लोग को मेंटली थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला जो वर्कआउट है आपके बॉडी पे उतना लोड नहीं देगा। अब ये वाला जो वर्कआउट है थोड़ा सा लाइट रहेगा, इसकी वजह से अगले दिन का जो मॉर्निंग का सेशन है आप थोड़ा बहुत अच्छे से कर पाओगे। और जो टॉप स्पीड वाला वर्कआउट है ये आपको थोड़ा अच्छे से करना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, फ्लाइंग कर सकते हो, इन आउट कर सकते हो और असिस्टेड स्प्रिंट्स कर सकते हो। ठीक, आपको तीनों चीजें नहीं करनी है, इनमें से कोई एक चीज करना है। आप फ्लाइंग कर सकते हो, इन आउट कर सकते हो या असिस्टेड स्प्रिंट कर सकते हो। जब आपका ऑफ सीजन रहेगा तब आप फ्लाइंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे, और जब आपका कंपटीशन रहेगा तब आप इन आउट्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे। और जो असिस्टेड वाला है ये आप 1-2 मैक्रो साइकिल के बीच में कर सकते हो, बीच बीच में आपको करते रहना है, बहुत ज़्यादा आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, कभी कभी आप कर सकते हो। फिर शाम को हमने फिर से वेट ट्रेनिंग कर लिया, फिर अगले दिन क्या हो गया, वर्टिकल प्लायोमेट्रिक्स, वर्टिकली हमने जंप किया, फिर शाम को विकेट्स। ये थोड़ा सा लाइट वर्कआउट हो जाएगा, इसमें आपको अपनी टेक्निक पे ध्यान देना है। इसमें आपको मैक्सिमम एफर्ट पे विकेट स्पिन दौड़ के नहीं जाना है, इसमें आपको अपनी स्ट्राइड लेंथ को मेंटेन करना है, बढ़ाते जाना है धीरे धीरे, लेकिन आपको अपने एफर्ट को ज्यादा बढ़ाना नहीं है। आपको एक रिलैक्स वे में विकेट्स के ऊपर से हाई नहीं करते हुए जाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक आके आपकी बॉडी थोड़ा बहुत थकने लगेगी, फिर अगले दिन हम लोग स्पीड एंड्योरेंस वाला वर्कआउट कर लेंगे या फिर ऑक्सिलरी वाला वर्कआउट कर लेंगे। अब जो हफ्ते के लास्ट के 2 दिन का वर्कआउट है ना, ये उतना ज़्यादा मतलब फोकस वाला नहीं है, मतलब फोकस तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आपके 100 मीटर के लिए जो स्पेसिफिक टेक्निक है उस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपने ये वाला वर्कआउट खराब किया तो आपके लिए वो दिक्कत की बात है, लेकिन अगर आप सर्किट ट्रेनिंग को थोड़ा खराब कर दोगे तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे उतना फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि जो वर्कआउट खराब नहीं होना चाहिए, जो टॉप प्रायोरिटी का है, उसको हम लोग सबसे पहले कर ले। जो वर्कआउट कम से कम प्रायोरिटी के उनको हम लोग हफ्ते के एंड में रख देंगे। अब बाकी जो वर्कआउट है इनके आपको वॉल्यूम और इंटेंसिटी अलग से खुद के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेगी। जैसे जो एक्सेलरेशन है इसकी आपने वॉल्यूम डिसाइड कर ली। मान लेते कि आपने सोचा कि आप दिन में 400 मीटर स्प्रिंट करोगे। 400 मीटर कैसे करोगे, 40 मीटर की आपने 10 लगा ली। ठीक, तो ये क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई। आप ये वॉल्यूम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। अगर आपका कंपटीशन आने वाला है तो आपने हर हफ्ते ये वॉल्यूम को थोड़ा बहुत कम करते गए। जैसे कि ये क्या है, माइक्रो साइकिल है, मतलब एक हफ्ते का वर्कआउट है। ऐसी कितनी होगी, 4 माइक्रो साइकिल होंगी एक माइक्रो साइकिल में, तो एक महीने में आप 4 हफ्ते वर्कआउट कर रहे हो। पहले हफ्ते आपने 40 मीटर की 10 लगाई, फिर आपने 40 मीटर की 9, फिर 8, फिर 7, तो आपने क्या कर दिया, धीरे धीरे वॉल्यूम कम कर दी। और वॉल्यूम कम करने के साथ साथ आपने अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने पे भी ध्यान दिया। अब जो स्प्रिंट वाला वर्कआउट रहता है इसकी आप इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हो। आप अगर डिस्टेंस को छोटा कर दोगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप 150 मीटर की स्प्रिंट कर रहे हो और उसकी जगह पे 30 मीटर की स्प्रिंट कर रहे हो तो 30 मीटर में आप ज़्यादा इंटेंसिटी से जा पाओगे। इंटेंसिटी को बढ़ाने का एक और तरीका है कि जो रेपिटेशन है उनके बीच का जो रेस्ट टाइम है, रेस्ट टाइम को आप बढ़ा दो। जितना ज़्यादा आप रेपिटेशन के बीच में रेस्ट लोगे आपकी बॉडी उतना रिकवर होगी, और जितना आप रिकवर होगे आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी भी बढ़ते जाएगी, क्योंकि अच्छे से अगर आप रिकवर होकर रेपिटेशन लगाओगे तो आप ज़्यादा एफर्ट पे लगा पाओगे ना। और इंटेंसिटी को बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप अपने दोस्त के साथ स्प्रिंट कर सकते हो। जब 2 लोग साथ में स्प्रिंट करते हैं तब क्या होता है, आप ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हो और ऐसे में जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन आपको किसी पार्टनर के साथ हमेशा स्प्रिंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करते हैं ना तो हम लोग हमारी टेक्निक पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हमारी टेक्निक खराब हो जाती है। इसलिए जब भी आपका ऑफ सीजन या मिड सीजन है आप अकेले ही स्प्रिंट करो। लेकिन जब आपको कंपटीशन फेज है और आपको खुद के ऊपर भरोसा हो जाता है कि आप अपनी टेक्निक को खराब नहीं होने दोगे, तब जाके आप किसी पार्टनर के साथ स्प्रिंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, जैसे जो वेट ट्रेनिंग का वर्कआउट रहता है ये 2 टाइप के होते हैं मेन। तो एक तो हो गया आपके स्ट्रेंथ के लिए और एक हो गया पावर के लिए। इन दोनों वर्कआउट में डिफरेंस क्या होता है, जो आपका एक्सरसाइज का सिलेक्शन है वो अलग रहता है, एक्सरसाइजेस अलग रहती है। जो जैसे कि जो स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट हो गया, इसमें क्या कर सकते हो आप, स्क्वाट्स कर लिया, डेडलिफ्ट कर लिया, बेंच प्रेस कर लिया, मिलिट्री प्रेस कर लिया। अभी आप नाम सुन के याद रख लेना और पेपर पे लिख के रख लेना। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जैसे कि लंजेस हो गया। ठीक, तो ये सब एक्सरसाइजेस क्या होती है, ये स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस होती हैं। वहीं पे पावर में क्या हो जाएगा, क्लीन, स्नैच और स्प्लिट स्नैच हो गया, पुश प्रेस हो गया और हिप थ्रस्ट। तो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस अलग होती है, पावर की एक्सरसाइजेस अलग होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ के लिए क्या हो गया, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, लंजेस, बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस। पावर के लिए क्या हो गया, क्लीन, स्नैच, पुश प्रेस और हिप थ्रस्ट। एक्सरसाइजेस अलग है। अलग क्यों है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसे स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स आप धीरे भी कर सकते हो, लेकिन जो क्लीन है, क्लीन आप धीरे नहीं कर सकते। अगर आप किसी वेट को क्लीन करना चाह रहे हो तो आपको जो वेट है वो स्पीड में लिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस वेट को स्पीड में लिफ्ट नहीं करोगे तो आप क्लीन नहीं कर पाओगे। जैसे कि स्नैच है, स्नैच में क्या होता है, एक रॉड रहती है हमारे हाथ में और हमें उसे पुल करना रहता है और अपने शोल्डर्स के ऊपर इस तरीके से बैलेंस करना रहता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इस एक्सरसाइज को स्लो करोगे तो स्लो करने में हम लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है,
आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? आपने रॉड को पकड़ लिया यहाँ पे और आप रॉड को ऊपर पुश कर रहे हो धीरे धीरे। जो धीरे वाली एक्सरसाइजेस रहती है वो होती है स्ट्रेंथ की, और जो स्पीड वाली एक्सरसाइजेस होती है वो होती है पावर की। अब आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप स्ट्रेंथ और पावर का वर्कआउट करोगे तो जो एक्सरसाइजेस रहेंगी, एक्सरसाइजेस के आपको कितने रेप्स करने हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 6 रेप से ज़्यादा नहीं करना है, 6 रेप से ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन आप 10 रेप कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बिगिनर रहता है ना, बिगिनर की टेक्निक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, और अगर एक बिगिनर है जिसकी टेक्निक अच्छी नहीं है और वो कम रेप पे ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे इंजरीज होंगी। तो उससे अच्छा है कि बिगिनर पहले अपनी टेक्निक को इंप्रूव करे, और उसके लिए वो 10 रेप कर सकता है, और वो भी मीडियम वेट के साथ। लेकिन अगर आप एक एडवांस एथलीट हो, आपको थोड़ा टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, आपकी जो वेट लिफ्टिंग की टेक्निक है वो अच्छी है, आप स्क्वाट्स अच्छे से कर पा रहे हो, स्क्वाट्स करते हुए आपकी बैक ऐसे राउंड नहीं हो रही है, स्नैच, इन सब एक्सरसाइजेस की आपकी टेक्निक अच्छी है, तो आप 6 रेपिटेशंस कर सकते हो। अब इसमें आपको वेट कितना लेना है, वो रहेगा आपका 80% ऑफ 1 RM, ठीक। अब 1 RM क्या होता है? 1 रेप मैक्स। जैसे कि स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स में हम मान लेते हैं कि आप सिर्फ एक रेप के लिए 100 kg से स्क्वाट्स कर पाते हो, ठीक है। आप 110 kg से स्क्वाट नहीं कर पाओगे, लेकिन 100 kg रहेगा तब भी आप सिर्फ एक स्क्वाट कर पाओगे, एक से ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो वो जो वेट रहता है वो होता है 1 रेप मैक्स, मतलब आप सिर्फ एक रेपिटेशन के लिए मैक्सिमम कितना वेट उठा सकते हो। तो जो ये 1 रेप मैक्स रहता है ये आपको आज ही जाके चेक नहीं करना है, जब आपका डीलोड वीक रहेगा आपको सिर्फ तभी चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो तो आपने सोचा कि लगता है मुझे 1 रेप मैक्स बढ़ गया होगा तो मैं चेक करके देख लेता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ डीलोड वीक में ही चेक करना है। और जब आपने डीलोड वीक में चेक कर लिया, आपको उस वेट का 80% कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब जितना भी आपका वेट रहेगा, जैसे कि आपने डेडलिफ्ट में 160 kg उठाया सिर्फ एक रेप के लिए, ये क्या आपका 1 RM, इसका 80% क्या हो जाएगा? आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर खोलना है और कैलकुलेटर खोल के 160 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा वो आपका 80% रहेगा। और आपको फिर अगले महीने जब भी आप वर्कआउट करोगे तब आपको 6 रेपिटेशन करने हैं इसी वेट के साथ में, और जो 6 रेपिटेशन रहेंगे इसमें आपको कोशिश करना है कि आप उस एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में करो। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब जो वर्कआउट हमने देखा ये कंबाइंड वाला वर्कआउट है, मतलब उस एथलीट के लिए जो एक ही महीने में सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहता है। अब एक माइक्रोसाइकिल हम लोग हाइपरट्रोफी के लिए देख लेते हैं कि जिस एथलीट को अपनी हाइपरट्रोफी को बढ़ाना है वो क्या करेगा। मैं अलग से बना के नहीं दिखा रहा, आप बस सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको हफ्ते में एक टाइम पे रोज हाइपरट्रोफी का वर्कआउट करना है। जैसे कि सुबह आपने रोज जिम कर लिया या फिर शाम को आपने रोज जिम कर लिया, ठीक है। अब जो जिम का वर्कआउट है वो एक हाइपरट्रोफी वाला वर्कआउट रहेगा, जो कि आपको गूगल पे देखोगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। चलो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे जी मतलब जिम, रोज आपने सुबह जिम कर लिया, इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी, मसल का साइज भी बढ़ेगा, सब आपने इसी चीज में कर लिया। लेकिन जो वर्कआउट है ये हाइपरट्रोफी का वर्कआउट रहेगा, इसमें आप मसल को ब्रेक डाउन करोगे और फिर वर्कआउट के बाद आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है ताकि आपका मसल बिल्डिंग हो। उसके बाद शाम की जो वर्कआउट बच गया उसमें हम क्या करेंगे, एक दिन आपने कर लिया एक्सेलरेशन, एक दिन आपने कर लिया वर्टिकल प्लायोस और एक दिन आपने कर लिया स्प्रिंट एंड्योरेंस, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। रोज़ आपने सुबह जिम कर लिया, एक दिन आपने एक्सेलरेशन पे ध्यान दिया, एक दिन वर्टिकल प्लायोमेट्रिक्स, एक दिन स्प्रिंट एंड्योरेंस। बाकी जो ये 3 दिन है ये आपको रेस्ट करना है, क्योंकि जब हम हाइपरट्रोफी का वर्कआउट करते हैं उसमें हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं और इस टाइप का जो वर्कआउट रहता है हमारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा लोड देता है। तो आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए रहेगा इस वर्कआउट में रिकवर होने के लिए, इसलिए हम लोग ट्रैक पे उतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन का और हर्डल वाले जंप्स का और एक स्प्रिंट एंड्योरेंस का, ताकि हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस खराब ना हो। क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर जब हम लोग मसल बिल्डिंग करने लगते हैं ना तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, हम लोग एक्सप्लोसिव नहीं रहते उतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग सिर्फ मसल पे ध्यान देते हैं। लेकिन हमें हमारे बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो पे भी ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब अगर आप स्ट्रेंथ या पावर वाले फेज में हो तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन स्ट्रेंथ, एक दिन पावर, एक दिन स्ट्रेंथ, एक दिन पावर, एक दिन स्ट्रेंथ, एक दिन पावर, ठीक। स्ट्रेंथ वाले वर्कआउट में आप सिर्फ स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस करोगे और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको 3-4 एक्सरसाइज रहेंगी और हर एक एक्सरसाइज के 3-4 सेट्स रहेंगे और हर सेट में 6 रेपिटेशन रहेंगे। लेकिन जो ये वर्कआउट रहेगा ये आपको इंटेंसिटी के साथ करना है, आपको वेट को स्पीड में लिफ्ट करना है। मान लेते हैं कि आप मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए आए और मैंने आपको बोला कि ये लो 40 किलो, इससे आपको 6 रेप करने हैं, तो ये कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो वेट है उसको आपको नीचे धीरे धीरे लेके जाना है, हल्का सा होल्ड करना है और ऊपर स्पीड में आना है। जो एक्सरसाइजेस का टेम्पो रहता है आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक्सरसाइजेस के 3 फेज रहते हैं, इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। अब मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एक्सरसाइज का आसान वाला पार्ट रहता है, स्क्वाट्स में नीचे जाना आसान है, तो जो आसान वाला पार्ट है उसको आपको धीरे धीरे करना है। ऊपर आने वाला पार्ट क्या है, मुश्किल है, तो जो मुश्किल पार्ट है उसको आपको ज़्यादा फास्ट करना है। इस तरीके से आपकी जो स्ट्रेंथ और पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी। और बाद में शाम को आप क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन कर लिया आपने, मैक्स वेलोसिटी,
और एक दिन स्पीड एंड्योरेंस। ठीक, वेट ट्रेनिंग तो हम सुबह कर चुके हैं, और एक दिन आपने कर लिया हॉरिजॉन्टल प्लायो मतलब सामने वाली जंप्स, एक दिन आपने कर लिया वर्टिकल प्लायोस मतलब ऊपर वाली जंप्स। एक दिन आप रेस्ट कर सकते हो या फिर ऑक्सिलरी वाला वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो मॉर्निंग वाला वर्कआउट है ना, ये उतनी ज़्यादा वॉल्यूम वाला नहीं है, ये लो वॉल्यूम वाला रहेगा, क्योंकि आप 3-4 एक्सरसाइजेस ही कर रहे हो, तो ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में ये वर्कआउट हो जाएगा। अब इसमें से आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हफ्ते में एक भी रेस्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जैसे जो पावर है, ये पावर तो मैंने क्या किया था, अलग से लिखा था ना। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपने इसी एक ही वर्कआउट में स्ट्रेंथ और पावर दोनों पे ध्यान दे लिया। ठीक, अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आप ये 3 दिन क्या कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको रेस्ट नहीं करना है तो आप हर्डल मोबिलिटी, जैसे हर्डल मोबिलिटी वाला वर्कआउट नहीं है तो हर्डल मोबिलिटी कर सकते हो, किसी दिन कोर कर सकते हो। आपको ये सब चीज़ें एडजस्ट करना है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। अब हमने मैक्रो साइकिल देख लिया, माइक्रो साइकिल देख लिया, अब हम लोग ट्रेनिंग के सेशन को देखते हैं कि जो वर्कआउट है, वर्कआउट को हम लोग कैसे प्लान करते हैं। जो वर्कआउट है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है वार्म अप, फिर होता है मेन सेशन, और फिर एंड में होता है ऑक्सिलरी। जो वार्म अप रहता है वो 4 फेजेस में रहता है, RAMP। अब इसका मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रेज, A मतलब एक्टिवेट, M मतलब मोबिलाइज, और P मतलब पोटेंशिएट। ठीक, रेस का मतलब क्या होता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना, और ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, जॉगिंग करके कर सकते हो, स्किपिंग करके कर सकते हो, या फिर साइकिल चला के कर सकते हो। इसका गोल सिर्फ ये रहता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। साथ में आप कुछ ड्रिल्स भी कर सकते हो। जो ड्रिल्स है वो वार्म अप के इसी पार्ट में हम लोग करते हैं। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको थोड़ा बहुत पसीना आने लग जाता है, उसके बाद हम लोग एक्टिवेशन पे ध्यान देते हैं। जो एक्टिवेशन वाला पार्ट रहता है, इसमें हम लोग कोर एक्टिवेशन, ग्लूट एक्टिवेशन और हैमस्ट्रिंग की एक्टिवेशन की एक्सरसाइजेस करते हैं। अब जो एक्टिवेशन वाली एक्सरसाइजेस रहती हैं, आप बस बॉडी का पार्ट सर्च कर लेना और उसके आगे लिख देना एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस, जैसे हिप एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस, कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस। तो जो एक्सरसाइजेस आपको दिखेंगी आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और आप वर्कआउट को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। फिर होता है मोबिलाइज, इसमें हम लोग हमारे जॉइंट्स को खोलते हैं। ठीक है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग वाला पार्ट रहता है यहाँ पे, जैसे कि लेग स्विंग हो गया, हर्डल मोबिलिटी भी आप इस टाइम पे कर सकते हो, मतलब आपको अपने जॉइंट्स को खोलना है। फिर रहता है पोटेंशिएट, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक हाई इंटेंसिटी वाली चीज़ करनी है, जो कि आपके अगले वर्कआउट की इंटेंसिटी से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप ऐसे समझना, आपने ये एक्सपीरियंस क्या होगा कि आपने मान लेते हैं 40 किलो से स्क्वाट्स किया, पहला सेट 40 किलो से स्क्वाट्स किया, उसके बाद 60 किलो से स्क्वाट्स किया, फिर 80 किलो से स्क्वाट किया, 80 किलो तक आपने वेट को बढ़ाया, फिर 80 के बाद आपने फिर से एक बार 40 किलो से स्क्वाट करके देखा। तो इस बार जब आप 40 किलो से स्क्वाट करोगे तो पिछले वाले 40 से ज़्यादा हल्का लगेगा ये वाला वेट। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तब हमारी सारी मसल्स एक्टिवेटेड नहीं होती है, लेकिन जब हम धीरे धीरे वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स एक्टिवेट होने लगती हैं, और फिर जब हम हल्का वेट यूज़ करते हैं तब हमारी जो एक्टिवेटेड मसल्स रहती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं वो वेट को लिफ्ट करने में। तो सेम वैसे ही आपको पोटेंशिएट करना है, मतलब एक हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि अगर आप एक्सेलरेशन वाला वर्कआउट करने वाले हो तो आपने स्टार्टिंग में स्लेड स्प्रिंट्स कर लिया, जैसे कि ड्रैग रनिंग, ये चीज़ें आपने कर ली, या फिर हिल पे आपने 1-2 रेपिटेशन लगा ली फुल एफर्ट पे। उसके बाद जब आप वर्कआउट करोगे तब आपके जो पैर है वो अपने आप चलेंगे, आपको ज़्यादा रिलैक्स्ड और हल्का फील होगा। मेन सेशन के बाद आप कुछ ऑक्सिलरी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये सबके लिए सेम नहीं है, ये हर एक एथलीट को खुद के लिए डिज़ाइन करना है। जैसे किसी एथलीट को शिन बोन में पेन हो रहा है तो ये सबको तो पेन नहीं है, वो एथलीट को खुद ही कुछ करना पड़ेगा शिन बोन के लिए। तो आप अपने काफ की स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हो। जैसे कोई एथलीट है, किसी एथलीट को ग्रोइन में पेन है, अब कोच सबको तो नहीं बोलेगा कि सब लोग ग्रोइन की एक्सरसाइज करो। जिस एथलीट को पेन है उसको खुद अपने दिमाग से, मतलब सोच समझ के कुछ एक्सरसाइजेस ढूंढनी चाहिए जो ग्रोइन के लिए रहती है, और अपने उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग एक सेशन को भी प्लान कर सकते हैं। जितना आप अपना दिमाग लगाओगे, जितना आप क्रिएटिव होने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा आप वर्कआउट प्लान भी बना पाओगे। अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपने जो वर्कआउट प्लान बनाया है और वो वर्कआउट प्लान फॉलो नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। पहला रीजन हो सकता है टू मच लोड, मतलब आपने वर्कआउट प्लान तो बना लिया लेकिन जब आप वो वर्कआउट को कर रहे हो तब आपको फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है आपके लिए और आप वर्कआउट को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपने सोच लिया कि आप ये चीज़ करोगे, इतने इतने रैप करोगे, इतनी एक्सरसाइजेस करोगे, लेकिन जब आप करने जाते हो तो वर्कआउट आपसे कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए, रिड्यूस लोड। वर्कआउट का जो लोड है ना, लोड को रिड्यूस करो। बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं, वर्कआउट को अपने ईगो पे ले लेते हैं कि मेरे से क्यों नहीं होगा ये वर्कआउट, मेरे को तो करना ही पड़ेगा, और इसी वजह से क्या होता है बहुत सारे एथलीट्स को इंजरी हो जाती है। आपको वर्कआउट को अपने ईगो पे नहीं लेना है। अगर आपसे वर्कआउट नहीं हो पा रहा है तो उसकी थोड़ी बहुत वॉल्यूम कम कर दो। अब दूसरी चीज़ क्या है, नो टाइम। ठीक,
मतलब आपके पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब जो टाइम है ये भी अलग अलग होता है ना, कि मतलब आपके पास एक दिन का टाइम नहीं है, एक हफ्ते का टाइम नहीं है, या फिर एक महीने का टाइम नहीं है। अलग अलग सिचुएशन होती है। मान लेते कि आपके घर में किसी की तबीयत खराब होगी, तो ऐसा तो नहीं कि वो महीने भर उसकी तबीयत खराब रहेगी। आप हो सकता है कि एक दिन के लिए वर्कआउट ना कर पाओ। मान लेते कि आपके कॉलेज में या स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, तो एक हफ्ते में आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक हफ्ते के लिए आप वर्कआउट नहीं कर पाए हो। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ जाए और आप एक महीने के लिए वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो। तो अलग अलग टाइम फ्रेम रहता है। अगर आपका जो एक दिन का वर्कआउट हो गया है, ठीक है, मतलब अगर आपका एक दिन का वर्कआउट छूट गया है तो चलता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप एक दिन का वर्कआउट स्किप कर दोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको ये देखना है कि जो वर्कआउट आपने छोड़ा है वो कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जैसे हमने पूरे हफ्ते का वर्कआउट अभी देखा था थोड़ी देर पहले, और लास्ट में था सर्किट ट्रेनिंग का वर्कआउट। अब मैंने क्या बोला था आपको कि जो सर्किट ट्रेनिंग का वर्कआउट रहता है वो किसके लिए रहता है, आपकी स्पीड एंड्योरेंस को बढ़ाता है। अब जो स्पीड एंड्योरेंस वाला पार्ट है वो क्या है, लास्ट का एक छोटा सा पार्ट है। तो जो वो चीज़ है जो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो वर्कआउट छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सोचा था कि पूरा हफ्ता हो जाएगा, लास्ट में सैटरडे को मैं शाम को जाके थोड़ा सा कोर वर्कआउट करूंगा, जो वर्कआउट है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए, तो अगर वो छूट गया तो चलता है। लेकिन जैसे एक्सेलरेशन वाला वर्कआउट था, अगर आपका स्ट्रेंथ वाला फेज चल रहा है तो जो स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो वर्कआउट छूटता है तो वो नहीं चलता है। आपको शाम को या फिर अगले दिन टाइम निकाल के उस वर्कआउट को करना है। एक दिन का अगर वर्कआउट छूट जाता है तो आपको देखना है कि क्या वो वर्कआउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मॉर्निंग में आपका था जिम और इवनिंग में था आपका रेपिटेशन थी कोई, ठीक है। अब ये दो लोगों के लिए अलग रहेगा ना, दो लोगों का अलग फेज है, ठीक है। एक एथलीट के लिए जिम इंपॉर्टेंट है और एक एथलीट के लिए रेपिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर जिम वाले के लिए जिम इंपॉर्टेंट है और जिम छूट गया तो उसको शाम को क्या करना है, रेपिटेशन की जगह पे जिम करना है। और अगर किसी एथलीट के लिए रेपिटेशन इंपॉर्टेंट है और उसका सुबह जिम छूट गया तो उसको शाम को रेपिटेशन की जगह पे जिम नहीं करना है, क्योंकि रेपिटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो चीज़ उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उस चीज़ पर ध्यान देना है। अगर वो चीज़ छूट गई है तो उसे छूटे रहने दो, अगले दिन देख लेना या फिर अगले हफ्ते कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं छोड़ना है, और जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक हफ्ते का वर्कआउट छूट जाता है तो आपको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। मतलब जो आपने वो हफ्ते का वर्कआउट प्लान बनाया था आपको उसी हफ्ते को फिर से एक और बार करना है। मतलब आपने सोचा था कि आप एक मैक्रो साइकिल में 4 हफ्ते वर्कआउट करोगे, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। जो फोर्थ वाला वीक रहेगा ये होगा डीलोड वीक। ऐसा आपने प्लान किया था। पहले हफ्ते आपने वर्कआउट कर लिया, दूसरे हफ्ते वर्कआउट कर लिया, लेकिन तीसरे हफ्ते आप वर्कआउट नहीं कर पाए, तो आपको अगले सीधे चौथे हफ्ते ये डीलोड वीक नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आप इस वर्कआउट को फिर से एक बार अगले हफ्ते कंप्लीट कर लो और फिर उसके बाद डीलोड वीक पे जाना। तो ये 4 हफ्ते का वर्कआउट भले 5 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। अगर एक हफ्ता छूट गया तो आपको उसको रिपीट करना है, और अगर आपका मंथ छूट गया तो आप वो मैक्रो साइकिल को फिर से रिपीट कर सकते हो। अब जो मंथ वाला है उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैक्रो आपने देख लेते हैं कि आपने जो मैक्रो साइकिल बनाया वो कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपने 5 महीनों का मतलब 5 मैक्रो साइकिल बना लिए, ठीक। इसमें आपने हाइपरट्रोफी पे ध्यान दिया, इसमें पावर स्ट्रेंथ रख देते, स्ट्रेंथ, इसमें पावर, और इसमें प्लायो, और इसमें स्पीड। ये ऐसे आपने प्लान किया। आपने हाइपरट्रोफी कर लिया, स्ट्रेंथ कर लिया, लेकिन जो पावर वाला महीना है ये महीने आप वर्कआउट नहीं कर पाए तो क्या करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप क्या करोगे, अप्रैल में पावर कर लोगे, मार्च में प्लायो कर लोगे, और जून में क्या कर लोगे, स्पीड कर लोगे। ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जो मई है, मई में आपका कंपटीशन है तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब आपको कंपटीशन है आपको तब स्पीड वाला वर्कआउट करना है। अभी स्पीड वर्कआउट आप जून में करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको स्पीड तो मई में चाहिए ना। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर मई में कंपटीशन है आप यहाँ पे प्लायो प्लस पावर, पावर प्लस प्लायो, मतलब ये दोनों चीज़ें कर लोगे, और इस टाइम पे आप सिर्फ स्पीड कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पावर छूट गया, यहाँ पे प्लायो करना था तो आपने पावर और प्लायो दोनों कर लिया और फिर अगले महीने स्पीड कर लिया। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो को देखने से कोई वैल्यू मिली होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर इसे लाइक कर देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।